स्वागत है आपका। कल हमने लास्ट पार्ट में एक कंसेप्ट छोड़ा था। हमने बोला था नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे, तो चलिए भैया अब वो कंसेप्ट पढ़ते हैं। एक और कंसेप्ट क्या, अभी तक हम केसेस देखते हैं तो क्या बोलते हैं कि राज ने सिमरन को 1 लाख रुपए दिए, फिर सिमरन ने उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया, या राज ने सिमरन को शेयर्स दिए। अब अपन पैसे की बात करते हैं। सपोज कैश दिया तो हमने बोला भाई उसकी एफडी करा दी, तो एफडी की इनकम किस में क्लब होगी? राज में क्लब होगी। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मान लो वही 1 लाख रुपए जो दिए, ये जो कैश आया 1 लाख का, या जो भी अमाउंट आया, मान लो 3 लाख आया, 2 लाख आया, ये जो अमाउंट था ये सिमरन ने इन्वेस्ट तो किया, लेकिन कहाँ? नए 2 पॉइंट्स पढ़ रहे हैं हम। इन्वेस्ट किया खुद के बिजनेस में या किसी फर्म में, एज अ पार्टनर है सिमरन। तो देखो पहले ये वाला केस देखते हैं, इन्वेस्टेड इन हर ऑन बिजनेस। अब सोचो, जब हम कैश देते हैं और कैश की एफडी होती है तो एफडी पे आता है इंटरेस्ट, तो हम बोलते हैं असेट पे आने वाली इंटरेस्ट को हम यहाँ क्लब करेंगे। ठीक भाई। अब सिमरन ने एफडी में इन्वेस्ट नहीं किया, सिमरन ने खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अब क्या आता है? अब आप क्या क्लब करना चाहोगे राज में? सर एफडी पे इंटरेस्ट आता है तो वो क्लब करते हैं, शेयर्स पे डिविडेंड आता है तो वो क्लब करते हैं। सर बिजनेस में क्या आता है? सर बिजनेस में अगर ये पैसा इन्वेस्ट हुआ है, मतलब एज अ कैपिटल हुआ है, और आप जानते हो कैपिटल पे आता है प्रॉफिट। आपने हमेशा ट्रीटमेंट किया कि प्रॉफिट या लॉस कैपिटल में एडजस्ट होते हैं, इसका मतलब इस बिजनेस से आने वाला प्रॉफिट का कोई पार्ट राज में क्लब होना चाहिए। बोलो भैया, आराम से सोच लें। क्लियर? अब फॉर्मूला क्या क्लबिंग का? बहुत इजी। इनकम टू बी क्लब्ड इज इक्वल टू जो भी बिजनेस की इनकम है। तो बिजनेस से क्या इनकम आती है यार? प्रॉफिट ही तो आएगा बिजनेस से। बिजनेस से कुछ और तो आना नहीं है उस कैपिटल पे, है ना? तो इनकम फ्रॉम बिजनेस इनटू, ये पहला वाला पार्ट दिख रहा है, ए वाला, ध्यान से देखिएगा। आप ए वाला पार्ट पढ़ रहे हो मुझसे, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम टू बी क्लब्ड इन राज इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम बिजनेस मतलब नेट प्रॉफिट, इनटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है पूरा। अब ध्यान से देखना, न्यूमरेटर क्या बोलता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ट्रांसफरी, ट्रांसफरी कौन है? सिमरन। आउट ऑफ असेट ट्रांसफर्ड, आउट ऑफ असेट ट्रांसफर मतलब जितना पैसा राज ने दिया है उसमें से जितना यहाँ इन्वेस्ट हुआ, विदाउट कंसिडरेशन जो असेट आई है कुल मिला के, एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये क्या कंसेप्ट है सर, और इसको हमने अंडरलाइन क्यों कर रखा है? करते हैं, पहले फॉर्मूला याद करो। इनकम फ्रॉम बिजनेस मींस नेट प्रॉफिट इनटू जो भी असेट राज ने यहाँ दी है सिमरन को, और सिमरन ने जो यहाँ लगाया, ऐसा बोल लो। सेमी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ट्रांसफरी आउट ऑफ द ट्रांसफर्ड असेट्स, कुल मिला के आप जानते हो जब तक असेट जो ट्रांसफर हुई है वो इन्वेस्ट नहीं होगी, मैं क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो उतना हिस्सा जितना राज ने दिया और सिमरन ने यहां लगा दिया वो न्यूमरेटर में आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल मतलब जिसमें राज का भी हिस्सा और सिमरन का भी, बाय ट्रांसफर ही टोटल कितना है। अब लिखा ट्रांसफर ही है, लेकिन बिजनेस अगर ट्रांसफर ही का है, उसका टोटल कैपिटल कितना चल रहा है, जिसमें उसका खुद का भी आ गया और राज का भी आ गया, तो उससे डिनोमिनेटर से डिवाइड करना। ये सिंपल सा फॉर्मूला उन्होंने दिया। अब हम क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे कि एज ऑन दी फर्स्ट डे क्या होता है। चलो कुछ बेसिक्स पे आते हैं। आपका प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है? 2021। अगर 2021 प्रीवियस ईयर है मेरा, मान लो, तो उसका फर्स्ट डे क्या होता है? सर 1 अप्रैल 2020। क्या हमेशा फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल ही होगा? या चलो ऐसा कुछ याद करो, हमने बेसिक्स में पढ़ा था, क्या हर बार प्रीवियस ईयर 12 महीने का ही होगा? पहला आंसर हाँ, और दूसरा आंसर ना। जरूरी नहीं है। अगर आपकी जॉब 1 जुलाई को लगी तो आपका प्रीवियस ईयर कहां से शुरू होगा? सर 1 जुलाई से लेके 31 मार्च। ओ, कुछ बात समझ में आई। मान लो आपका प्रीवियस ईयर 21-22 है, तो पहला दिन 1 अप्रैल 2021। लेकिन अगर आपकी जॉब ही 1 जुलाई 2021 को लगी, तो सर फिर मेरा प्रीवियस ईयर 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर के कितने मीनिंग है? 2 मीनिंग है। पहला 1 अप्रैल से, अगर आपका बिजनेस पहले से ही था तो 1 अप्रैल से। लेकिन आपने बिजनेस ही मान लो साल के बीच में कहीं ओपन किया, जैसे कि 5 सितंबर, तो क्या करोगे? सर फिर हमारा ईयर 5 सितंबर से शुरू होगा। तो यहाँ रेशो, ये जो रेशो डिवाइड का कर रहे हो आप, कौन सा कर रहे हो? जो फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर रेशो एग्जिस्ट करेगा। अब फर्स्ट डे के लिए आप दो बातें देखो। फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर मींस अगर आपका कैसा बिजनेस है, सिमरन ने नया नया ब्यूटी पार्लर खोला इसी पैसे से। अगर नया नया बिजनेस है तो भैया जिस दिन बिजनेस स्टार्ट हुआ वही मेरा पहला दिन है। देख लो एग्जांपल, राज ने 3 लाख रुपए दिए सिमरन को, सिमरन ने एफडी नहीं कराई। राज ने बोला ये क्या एफडी एफडी करा रही है यार, है ना, आत्मनिर्भर बनो। सिमरन ने बोला ठीक है मैं मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगी, इट में बी ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, इट में बी ब्यूटी पार्लर। सिमरन ने अपनी तरफ से भी 2 लाख रुपए मिलाए, टोटल कैपिटल हो गई 5 लाख उस बिजनेस की।
बिजनेस स्टार्ट हुआ 10th सितंबर को, तो बोलो फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर क्या माना जाए? 10 सितंबर। अब चेक करो क्या 10 सितंबर के दिन आपके पास ये वाला प्रोपोर्शनेट डाटा आ रहा है क्या, जितना ट्रांसफरर से आया और जितना टोटल है? सर हमारा फर्स्ट डे अगर हम 10 सितंबर मानेंगे तो सर हमारे पास दोनों रेशियो अवेलेबल है। चेक करो, चेक करो। फर्स्ट डे हमारा क्या हुआ? फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर हुआ हमारा वो है 10 सितंबर। तो इनकम टू बी क्लब्ड यहां लिखो, बोलो क्या लिखना चाहोगे? इनकम टू बी क्लब्ड क्या लिखूं? सर नेट प्रॉफिट या बिजनेस इनकम? तो बिजनेस इनकम दे रखी है मैंने क्वेश्चन में। ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख का नेट प्रॉफिट आया, तो हम लिखेंगे बिजनेस इनकम 10 lakhs इनटू जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ किससे? राज से। किसको? सिमरन को। और सिमरन ने मतलब ट्रांसफर ही ने जो इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया, अगर 3 लाख में से 2 लाख इन्वेस्ट किए होते तो मैं यहाँ 2 लाख लिखता। पूरे 3 लाख इन्वेस्ट हुए तो हम क्या लिखेंगे? इंटू 3 लाख डिवाइडेड बाय, बोलो सर टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द बिजनेस दैट इज 5 लाख। क्यों ऐसा कर पाए? फॉर्मूला देखो, हमने बोला अगर नया नया बिजनेस है तो फर्स्ट डे क्या है? सर आप भी जानते हो जिस दिन बिजनेस शुरू होगा, और क्या उस दिन मेरे पास कोई रेशियो अवेलेबल है? यस, ऑन द फर्स्ट डे जितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू प्रोपोर्शनेट करना है कुल मिला के, है ना। नॉर्मल भाषा में हम क्या कर रहे हैं? प्रोपोर्शनेट इनकम ले रहे हैं। प्रोपोर्शनेट करने का तरीका क्या होगा ये उन्होंने तरीका बता दिया, आप ये प्रोपोर्शनेट वर्ड और लिख लेना। तो प्रोपोर्शनेट का तरीका अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ट्रांसफर आउट ऑफ द फंड ट्रांसफर्ड या असेट ट्रांसफर्ड एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो भैया फर्स्ट डे का रेशियो बोलो इनका। 10 सितंबर मेरे लिए फर्स्ट डे है और इस दिन राज का 3 लाख रुपया और सिमरन का 2 लाख, तो 3:2 का रेशियो हो गया। तो 3/5 और 2/5। तो बोलो भैया राज में कितनी इनकम क्लब होगी? राज में इनकम क्लब होगी 6 लाख आउट ऑफ 10 लाख। और 4 लाख की इनकम किस में जाएगी? 4 लाख की इनकम ट्रांसफर ही मतलब सिमरन की मानी जाएगी। तो बोलो क्या फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर अवेलेबल है हमारे पास? यस। रेशियो अवेलेबल है हमारे पास? यस। तो हमने क्लब कर दिया। लेकिन सेकंड केस देखो, अगर ऑलरेडी सिमरन बिजनेस कर रही थी और राज ने उसके एग्जिस्टिंग बिजनेस में असेट दी, उसने उसी असेट को यहां लगा दिया। तो सेकंड केस देखो, राज ने 3 लाख रुपए दिए 5 सितंबर 2020 को। ध्यान से सुनना भैया, क्वेश्चन करा रहा हूं पूरा मैं। राज ने 3 लाख रुपए दिए 5 सितंबर 20 को। सिमरन ऑलरेडी बिजनेस में थी तो उसके पास खुद का ओपनिंग कैपिटल था 1 अप्रैल 2020 को। ओके, कितना? 8 लाख रुपए। 2021 का नेट प्रॉफिट है 4 लाख और 21-22 का प्रॉफिट है 5 लाख। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ क्या क्लबिंग होगी और किस किस साल होगी और कितनी कितनी होगी। क्या 2021 की बात करें सबसे पहले? चलो 2 साल कंपेयर करते हैं। पहला साल ये सिमरन की कैपिटल, ये राज का, और ये टोटल लिख दिया मैंने। ओपनिंग किसका अवेलेबल है? फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। बोलो अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो सर फर्स्ट डे हमेशा ही 1 अप्रैल होगा। सोच लो आराम से, सिमरन पिछले 10 साल से ब्यूटी पार्लर का काम कर रही है। फर्स्ट डे सर 1 अप्रैल, ऑब्वियसली यस। तो भैया 1 अप्रैल के दिन क्या रेशियो अवेलेबल है? सर नहीं है। मतलब क्या इस साल क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे? ना लल्ला ना, ना 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 ना, नहीं हो पाएगा। क्यों? फॉर्मूला लगाने के लिए उन्होंने मुझसे बोला था जो भी असेट इन्वेस्ट हुई है ऑन द फर्स्ट डे डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इज ऑन द फर्स्ट डे। मेरे पास यहां कोई रेशियो अवेलेबल नहीं हो रहा, तो क्या करें? तो क्या करें? चलो अमाउंट कंट्रीब्यूट बाय राज कब? सर 3 लाख रुपए कंट्रीब्यूट हुए, लेकिन कब हुए? सर वो तो 5 सितंबर को हुए, तो मैंने लिख लिए। क्या ओपनिंग रेशियो कुछ है? नहीं है। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 4 लाख रुपीज, तो क्या मैं इसमें डिवाइड कर पाऊंगा इन दोनों में? तो फिर इस साल किसका? सर पूरा का पूरा सिमरन में जाएगी। ये पूरी इनकम सिमरन की मानी जाएगी, क्योंकि क्लबिंग प्रोविजन के लिए फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर का आपका रेशियो अवेलेबल होना जरूरी था, जो नहीं हुआ। तो नया ओपनिंग कैपिटल बोलो कितना? 4 लाख रुपए पूरे इसमें ऐड हुए, 8 और 4 12 लाख इधर और 3 लाख इधर। क्या अगले साल 1421 फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर 21-22, क्या फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर 21-22 में हमारे पास कोई ओपनिंग रेशियो अवेलेबल है प्रोपोर्शनेट करने के लिए? बिल्कुल है सर, 12:3। टोटल 15 लाख से कंपैरिजन में हम बकायदा 3 और 12 में डिवाइड कर सकते हैं। देखो 21-22 का प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। क्या अब इनकम क्लब हो सकती है? सर बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अब फर्स्ट डे हमारे पास रेशियो अवेलेबल है। तो कंफ्यूजन कहां होता है मालिक? लोग कहां गलती करते हैं? लोग इस वाले पार्ट पे कभी गलती नहीं करते, क्योंकि उनको हमेशा 1 अप्रैल तो ध्यान आ ही जाता है। लोग गलती करते हैं अगर नया बिजनेस है तो, नया बिजनेस है तो भूल जाते हैं कि फर्स्ट डे 1 अप्रैल हो, जरूरी नहीं है। तो ये छोटी सी बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है, हैशटैग लगा लो, इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, फर्स्ट डे
जब हमने यहाँ 1 अप्रैल माना और उसने कंट्रीब्यूशन कब दिया राज ने, 5 सितंबर को, क्या इस पहले साल, इस पहले प्रीवियस ईयर में कोई क्लबिंग हो पाएगी? सर नहीं हो पाएगी। आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर फिर हर व्यक्ति ऐसे ही करेगा। हाँ करने दो, रूल तो यही है। गवर्नमेंट जानती कि ठीक है 1 साल क्लबिंग नहीं होगी, अगले साल हो जाएगी। बोलो भैया। तो गवर्नमेंट ने ये सेक्शन बनाया और अब 2021 में तो क्लबिंग नहीं हो पाई। क्या यहां पर प्रोपोर्शनेट इनकम क्लब होगी? सर बिल्कुल होगी। कितनी? 5 लाख को डिवाइड करना है, फॉर्मूला बोलो, बिजनेस इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड, ये वाला अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ट्रांसफरी, देख लो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ट्रांसफरी आउट ऑफ द फंड ट्रांसफर। तो कितने रुपए दिए थे भैया राज ने 3 लाख दिए थे। क्या पूरे 3 लाख लगा दिए? हाँ। अगर इसमें से 2 लाख लगाए होते तो सर फिर हम यहां पर भी 2 लाख लिख देते। तो करो भैया, 5 लाख डिवाइडेड बाय 15, 1/3 करना है 3 लाख का, तो आया 1 लाख रुपए क्लब हुए राज में। तो ये हो गया आपका क्लबिंग। और ये आखिरी कॉलम मैंने टोटल के लिए बनाया ताकि बिजनेस का फंड अगले साल अब जो आएगा वो 20 लाख से कंपेयर होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। बोलो भैया। तो ये कंसेप्ट था किसका? अगर आपके फंड कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं? खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो प्रोपोर्शनेट करने का तरीका आया क्या? मेरे को मेन तो क्या सिखाना था आपको कि प्रोपोर्शनेट कैसे करते हैं। और लॉजिकली उनने बिल्कुल सही बोला कि क्या राज में कोई इनकम क्लब होगी? बिल्कुल सर। जब सिमरन एफडी कराती है तो एफडी पे, इस असेट पे जो इनकम आती है वो हम क्लब करते हैं। जब सिमरन ने वही पैसा बिजनेस में लगाया तो बिजनेस में क्या आता है सर? नेट प्रॉफिट आता है। तो वो नेट प्रॉफिट डिवाइड होना चाहिए था। हाँ सर, लेकिन कैसे? तो गवर्नमेंट ने एक फिक्स रूल बना दिया। ये नहीं बोला कि 5 सितंबर से 31 मार्च डिवाइड कर लेना, जब वो कंट्री करे देश के आधार पर, ऐसी मगजमारी नहीं की। बहुत सिंपल फॉर्मूला रखा कि आप तो फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर देख लेना। तो प्रीवियस ईयर देखने का, फर्स्ट डे देखने का 2 तरीका। न्यू बिजनेस, तो जिस दिन से बिजनेस शुरू हुआ, एग्जिस्टिंग बिजनेस फर्स्ट डे। जिस न्यू बिजनेस में आपने 2021 में मान लो 5 सितंबर को फर्स्ट डे माना था, अगले साल बोलो, और अगले साल तो 1 अप्रैल ही होगा क्योंकि वो अगले साल क्या कहलाएगा? एग्जिस्टिंग बिजनेस। बोलो भैया। और ये भी केस हमने देखा इस केस 2 में कि कई बार क्लबिंग पहले साल न भी हो पाए क्योंकि ओपनिंग रेशियो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। बोलो दादा, बात समझ में आई? क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल इसी को चेंज करूं मैं। फर्स्ट कोई 5 सितंबर को जैसे कंट्रीब्यूशन हुआ और 10 सितंबर को बिजनेस स्टार्ट किया, तो बताओ इस दिन रेशियो अवेलेबल था? हाँ, ओपनिंग रेशियो अवेलेबल था। ये आपका जो केस था आपके मॉड्यूल में, ये वाला पॉइंट था, याद करो, ये हमने 6414 में आखिरी पॉइंट छोड़ा था। ट्रांसफर्ड असेट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। क्या बोला था उन्होंने? बोला था प्रपोर्शनेट इनकम को आपको डिवाइड करना है। प्रपोर्शन लेने का तरीका क्या था? वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर का रेशियो लो टू, किससे कंपेयर करूं? टोटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। बोलो भैया, बात समझ में आई? तो प्रोपोर्शनेट करना हमको आ गया। बिजनेस इनकम इनटू क्या लिखूं? ट्रांसफरर असेट, ऐसा कर दूं क्या? ट्रांसफरर असेट सिंपल भाषा में डिवाइडेड, या ट्रांसफरर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल। लेकिन इन दोनों का कॉमन बात, ये दोनों डाटा जो देखने इज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर आपको चेक करने हैं। तो मैं ये रब कर रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब समझा चुका हूं, शीट आपके पास है ही। चलो साहब, अब दूसरा केस। सिमरन ने अपने बिजनेस की जगह कहां इन्वेस्ट किया? सिमरन XYZ में पार्टनर है, तो सिमरन यहां पर पैसा लेके आई। अब सिमरन एज अ पार्टनर अगर कोई पैसा इस फर्म में डाल रही है तो वो क्या कहलाएगा? सर वो कहलाएगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ये तो आपको मालूम है। अब सिमरन ने वो पैसा खुद के बिजनेस में लगाने की जगह कहां लगाया? सर फर्म में। तो अब क्लबिंग कैसे होगी? सर फर्म से 3 चीजें मिलती है, उसमें से कोई इनकम यहां आनी चाहिए। यही हो सकता है। सोचो, एफडी पे इंटरेस्ट, शेयर पे डिविडेंड, खुद के बिजनेस का प्रॉफिट। तो फर्म से क्या मिलता है? तो फर्म से मालिक 3 चीजें मिलती हैं जो आप पार्टनरशिप अकाउंट्स में पढ़ चुके हो। पहला इंटरेस्ट, दूसरा रेम्यूनरेशन और तीसरा प्रॉफिट। इन तीनों में से कौन कौन सी चीजें ट्रांसफरर में, मतलब राज में क्लब होगी? चेक करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको फर्म के P&L से समझाता हूं। देखो ध्यान से, फर्म का P&L बना रखा मैंने, है ना, ऐसे ही आपको लॉजिकली समझाने के लिए। P&L में डेबिट आइटम क्या क्या है? फर्म डेबिट करेगी सर, एक तो ब्याज, एक रेम्यूनरेशन और एक प्रॉफिट। ये 3 चीजें देती है वो पार्टनर को। इनमें से कौन कौन सा सिमरन का है और उसमें से कौन कौन सा राज में क्लब होगा? तो देखो केस कैसा हो गया। सिमरन ने यहाँ राज के 3 लाख रुपए जो थे वो फर्म में डाल दिए, ऐसे ही हुआ ना भाई। अब इस 3 लाख रुपए का कितना हिस्सा राज में क्लब होगा? इस 3 लाख रुपए पे कौन कौन सी इनकम आ सकती है? तो चलो अकल लगाते हैं। पहली अकल, प्रॉफिट की बात करते हैं। फर्म ने पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटा, डिस्ट्रीब्यूट किया, इंग्लिश वर्ड। तो भैया प्रॉफिट फ्रॉम फर्म जो होता है वो एग्जम्प्ट होता है। क्यों? क्योंकि उस पर ऑलरेडी फर्म टैक्स दे चुकी होती। तो पार्टनर्स के हैंड्स में वो एग्जम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10(2)(a).
तो अगर ये क्लब करोगे भी राज में तो भी क्या होगा, एग्जाम कहलाएगा, है ना। तो इट शुड बी क्लब्ड, आप कर दो पर इट इज एग्जाम, तो राज के लिए कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आई। पार्टनर को क्या दिया, रेम्यूनरेशन। ओ, पार्टनर को रेम्यूनरेशन क्यों देते हैं सर, तो वो वर्किंग पार्टनर होगा। वर्किंग पार्टनर मतलब सर वो काम करता होगा। अच्छा, तो काम करे सिमरन, इनकम सिमरन की माने कि फिर राज की माने। सर अगर वर्किंग सिमरन कर रही है तो फर्म के हिसाब से, फर्म के रूल्स के हिसाब से वो पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, और ये रेम्यूनरेशन तो किसकी इनकम है, मालिक सिमरन की। तो लो, ये दो आइटम तो हट गए। तो फिर क्या बचा मालिक, फिर बचा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे आता है, सर इंटरेस्ट तो कैपिटल पे आता है। और क्या सिमरन कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेके आई है, हाँ, कौन सी एसेट से, वही जो राज ने दी थी। मतलब ये वाले पॉइंट पे हम इनकम क्लब करेंगे, हाँ कैसे सर, प्रोपोर्शनेटली। कैसा प्रोपोर्शन, सर ये बी वाला पॉइंट, बोलो यहाँ क्या लिख दूं, आप भी इस खाली बॉक्स में लिख लेना भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय फर्म। जो टोटल इंटरेस्ट सिमरन को पे हो रहा है, ध्यान से सुनो, सिमरन को मान लो 5 लाख रुपए पे कैपिटल पे इंटरेस्ट पे हो रहा है, क्यों, क्योंकि 2 लाख तो उसके खुद के थे, 3 लाख राज ने दिए थे। तो क्या इस पूरे 5 लाख पे जो इन्वेस्टमेंट आया है, इंटरेस्ट आया है, इन्वेस्टमेंट नहीं इंटरेस्ट आया है, उसको प्रोपोर्शनेट करेंगे। सर बिल्कुल, फॉर्मूला सर सेम, वही फर्स्ट डे वाला रेशियो आपको कंसिडर करना है। फॉर्मूले में यहाँ इनकम फ्रॉम बिजनेस था, बी वाले पॉइंट में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय फर्म, ये लिखा हुआ है। पहला केस प्रॉफिट एग्जाम, रेम्यूनरेशन क्लब नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो ट्रांसफरी की मेहनत का पैसा है, ट्रांसफरर की तरफ से कोई असेट नहीं आई जब वो खुद रेम्यूनरेशन कमा रही है तो। और ये वाला पॉइंट जो है इंटरेस्ट वाला, इसके लिए मैंने आपको बता दिया, ये वाला पॉइंट हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो या तो इनकम वाला कैलकुलेशन कर लेना या फर्म वाला कैलकुलेशन कर लेना। तो दोनों फार्मूले हमने यही कवर करे, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट। तो भैया अभी तक हम जो बोलते थे वो सारे एग्जाम्पल ऐसे थे कि राज ने सिमरन को पैसा दिया, उसने उससे एफडी करा ली, शेयर्स खरीद लिए, हम उनकी इनकम को राज में जोड़ते थे। अब सिमरन ने बजाय यहां देने के खुद के बिजनेस में पैसा लगाया, तो सर बिजनेस से प्रॉफिट जाना चाहिए। सिमरन ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया किसी फर्म में, तो सर फर्म से मिलने वाली कोई चीज का हिस्सा राज में जाना चाहिए। तो आप जानते हो हमेशा राज जो भी असेट देगा उस पर आने वाली इनकम ही राज में क्लब होगी। असेट का फॉर्म चेंज हो सकता है, ये बात आप 6414 में मुझसे पढ़ चुके हो। तो मालिक ध्यान रखना, यहाँ बिजनेस की जगह अब इंटरेस्ट डिवाइड होगा प्रोपोर्शनेटली। बोलो रेशियो क्या है सर, वही 2:5, सॉरी 3:5। फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर के कंसेप्ट सर सेम। अगर फर्म नया बिजनेस खोल रही है तो 5 सितंबर या 10 सितंबर ही फर्म के लिए नया बिजनेस का डे हो सकता है, तो उस दिन रेशियो बोलना, रेशियो वही रहेगा 3:5। ध्यान से सुनना, फर्म बोलेगी हमारे पास सिमरन के 5 लाख जमा है, फर्म को इससे मतलब नहीं है कैसे आए, मतलब तो इन दोनों को है। इस 5 लाख में 2 लाख सिमरन के थे और 3 लाख राज के थे। बोलो क्या कर पाएंगे डिवाइड हम, तो भैया प्रोपोर्शनेट करने का तरीका उन्होंने बता दिया। इसीलिए इस फॉर्मूले में दोनों वर्ड थे, पहला प्रोपोर्शनेट इनकम और दूसरा प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट। इनकम वर्ड जब उसका खुद का बिजनेस हो, और अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल के रूप में सिमरन ने वो पैसे को यूज किया इन अ फर्म, तो फिर कैपिटल पे आने वाला इंटरेस्ट क्लब होगा। ये देख लो, ये बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन अ फर्म, जो भी एज अ पार्टनर वो लाइए। तो ट्रांसफरी और इन दोनों का जो प्रोपोर्शनेट है ऑन दैट डे, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, वो हमको प्रोपोर्शनेट करना है। आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला लिख के आना और इससे आंसर निकलेगा और आप क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट करोगे। तो इंटरेस्ट का कितना है, सामान लो इंटरेस्ट है आपका 10 लाख रुपए, क्या करोगे सर, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, सेम रेशियो, ये जो हमने करा। तो क्वेश्चन पूरा सेम रहेगा, सिर्फ बिजनेस इनकम में नेट प्रॉफिट आता है और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, बाकी सब कुछ सेम। क्वेश्चन में एक पार्टी और बढ़ जाएगी, वो है फर्म, कि भैया XYZ फर्म है, उसमें सिमरन पार्टनर है, सिमरन के हस्बैंड ने पैसा दिया, वही पैसा उसने यहां लगाया, ऐसी कहानी थोड़ी सी और इंक्रीज होगी। तो ये आखिरी पॉइंट आपको 6414, 6, 7 और 8 सब में लगा हुआ मिलेगा। ट्रांसफर्ड एसेट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, सेम, सब कुछ सेम। देख लेते हैं अब एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ क्या बोलता है, इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। मिस्टर वैभव स्टार्टेड अ प्रोप्राइटरी बिजनेस ऑन 1/4/19। ओके, पिछले साल से शुरू कर रहे हैं, कोई सा भी ईयर हो सकता है, अपने हो गया। कैपिटल कितनी है, मिस्टर वैभव ने स्टार्ट किया था 5 लाख रुपए से बिजनेस। तो बोलो भैया, सबसे पहला ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन, ये टाइटल। टाइटल के बाद 3 कॉलम बनाना जैसे हमने बनाए थे, एक वैभव का, एक उसकी वाइफ का आएगा और एक टोटल का। एज ऑन 1/4/19 वैभव ने 5 लाख रुपए लगाए, वाइफ ने कुछ नहीं दिए, तो 1920 का प्रॉफिट क्या क्लबिंग प्रोविजन में जाएगा। सर अभी तो पहली लाइन ही पढ़ी है आपने, तो क्वेश्चन ही खत्म कर दिया। तो मालिक क्लबिंग का पार्ट पढ़ रहे हैं तो आगे की कहानी समझ पड़ गई ना।
कि वैभव ने बिजनेस खोला है तो उसकी स्पाउस पैसा दे रही होगी, वरना फिर कहानी कैसे बढ़ेगी आगे भैया, है ना। वैभव ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसको पहले साल लॉस हुआ 2 लाख का, ओके, तो भैया 5 लाख माइनस 2 लाख, 3 लाख की उसकी कैपिटल बची। इस लॉस को कवर करने के लिए उसकी वाइफ वैशाली ने, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक गिफ्ट दिया 5 लाख का ऑन 1420। ध्यान से सुनना, 1420। पहली बात, वैभव का एग्जिस्टिंग बिजनेस है कि न्यू बिजनेस है? एग्जिस्टिंग बिजनेस है। तो 1920 के लिए तो वैभव अकेला था, लेकिन 2021 में उसकी वाइफ ने भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया और उसने वही पैसा बिजनेस में लगाया। तो कहानी ऐसी चल रही है भैया। ये वैभव है, 5 लाख रुपए से 1/4/19 को इसने बिजनेस शुरू किया। ड्यूरिंग द ईयर 1920 इसको लॉस हुआ 2 लाख का ना, 2 लाख का। बोलो उस दिन क्या कोई क्लबिंग प्रोविजन अप्लीकेबल होगा 1920? नहीं सर, वो अकेला है, ओके। फिर फाइनल कैपिटल सर 31/3/2020 की कैपिटल बची उसके पास 3 लाख, और यही ओपनिंग कैपिटल है 1/4/20 की 3 लाख। इसी दिन उसकी वाइफ ने भी पैसा दिया, कितना? 5 लाख। क्या ओपनिंग रेशियो अवेलेबल है? यस सर। क्या एग्जिस्टिंग बिजनेस था? यस सर। क्या ओपनिंग रेशियो अवेलेबल है? हाँ। क्या क्लबिंग होगी? हाँ। जो भी अब की बार नेट प्रॉफिट आएगा, देखो, जो कि इमीडिएटली इन्वेस्ट हो गया इन द बिजनेस ऑफ वैभव, खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। ही अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ, नेट प्रॉफिट लिख लिया मैंने 4 लाख। बोलो क्या कर रहा है सर? 4 लाख रुपए अगर 2021 का प्रॉफिट है तो हम बिजनेस इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू असेट ट्रांसफर्ड बाय ट्रांसफरर इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय ट्रांसफरी, तो कितना है? 5 लाख। तो 5/8 का रेशियो बनेगा। देख लो आंसर। सेक्शन कोड करना 6414, ये कहानी समझानी पड़ेगी। इनकम जो है वो क्लब होती है। इन दिस केस मिस्टर वेबो को गिफ्ट मिला 56/10 के तहत, उसको टैक्सेबल नहीं हुआ, लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है वो कंप्यूट होगा प्रोपोर्शनेटली। 1/4/20 का रेशियो देखो 3:5 है। आपने 1/4/19 की कहानी शुरू नहीं की, सीधे 1/4/20 से समझाया। आप चाहो तो शो भी कर सकते हो, ये इन्होंने यही शो कर दिया एक्चुअली, अपन भी ऐसे ही कर देंगे छोटा। 5-2 ओपनिंग रेशियो 3:5 है। टोटल 8 लैक्स। प्रीवियस ईयर 2021 को अपोर्शनड करना है, ध्यान रखना, आप भी एग्जाम में ही लिख के आना। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। और फर्स्ट डे क्या है सर? इस केस में फर्स्ट डे है 1 अप्रैल। बोलो भैया। तो इस 4 लाख के प्रॉफिट को 3:8 और 5:8 में डिवाइड करो। ये 4 लाख आ गया, ये 1.5 लाख और ये 2.5 लाख डिवाइड हो गया। तो क्लब कितनी हुई? 1,50,000, सॉरी 2,50,000 क्लब हुई इन द हैंड्स ऑफ वैशाली। आपसे दोनों की इनकम पूछी गई थी। अब अगर इस क्लबिंग प्रोविजन से बचना हो तो राय दो, वैशाली क्या करे? सर वैशाली ये गिफ्ट ना देते हुए अगर लोन देती, तो आप जानते हो गिफ्ट दे देना मतलब अब अपना राइट खत्म हो गया, अब वैभव को जो करना हो करे। लेकिन वैशाली अगर लोन देगी तो लोन पे इंटरेस्ट का रिपेमेंट होगा, लोन इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा, विदाउट कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। तो वैशाली अगर इसको 5 लाख रुपए को ये शो कर दें ये दोनों कि हमने तो ये लोन लिया और दिया है, और इसके बदले उसको 10% इंटरेस्ट, 6%, 8% कुछ भी इंटरेस्ट मिल जाए, तो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो क्या पूछा है? इफ मिसेज वैशाली गिव द अमाउंट एज लोन, तो भैया अब गिफ्ट थोड़ी ना है, अब विदाउट कंसिडरेशन असेट आई है क्या? नहीं, लोन है मतलब इंटरेस्ट रीपे होगा। बोलो भैया, है ना। और लोन लायबिलिटी होता है, लोन असेट नहीं होता। तरह से वैभव बताएगा अपनी बैलेंस शीट में कि मेरे को मेरी वाइफ वैशाली ने 5 लाख का लोन दिया, इस पे मैं इंटरेस्ट पे करूंगा। अगर गिफ्ट होता तो 56/10 लग जाता, लोन है तो लायबिलिटी है वैभव के लिए। बोलो भैया, वो गिफ्ट थोड़ी ना है। तो अगर इससे बचना हो तो क्या करे? अगर वो बोनाफाइडली लोन दे, मतलब सचमुच लोन देता, तो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होता। एक चीज और, क्वेश्चन में एक ऐसी चीज बदलो जिससे कि ये क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट ना हो पाए। अभी तो हमने क्वेश्चन कर लिया कि कितना क्लब हुआ, 3 + 1.5, 4.5 हो गया उसका, और 5 प्लस, मतलब ये 4.5 निकालने की जरूरत ही नहीं है। 2021 के लिए आपको 1.5 लाख रुपए, सॉरी 2.5 लाख रुपए वैशाली की इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। टाइटल देख लेना, मिस्टर वैभव कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, अच्छा टाइटल है। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ गिफ्ट फ्रॉम मिसेज वैशाली, ये वैशाली के लिए कैलकुलेट हुआ है। बोलो भैया। तो ये टाइटल्स का ध्यान रखना कि कैसे एग्जाम में प्रेजेंट करके आना है। फॉर्मेटिंग का ध्यान रखना, लिखना बहुत सिंपल है, 6414 समझाया गया है। क्लियर? अब बताओ ऐसा क्या करें कि ये 2.5 लाख रुपए क्लब नहीं हो? सर वो लोन बता दो ना, एक चीज तो ये हो गई, और कुछ बोलो ना। सर इस साल के लिए अगर ये 1/4 की जगह 10/4 हो जाए तो क्या हो? वैशाली ने 10 अप्रैल 2020 को ये 5 लाख रुपए दिए। सर ओपनिंग रेशियो अवेलेबल नहीं है, तो फिर सर इस साल क्लबिंग नहीं होगी, फिर सर नेक्स्ट ईयर से क्लबिंग शुरू करेंगे। वेरी गुड।
तो आप 1 अप्रैल की जगह उसको क्या राय दो, यार एग्जैक्ट 1 अप्रैल को मत दे, इसकी जगह कब दे दे, 2 अप्रैल को। तो बोलो इस बिजनेस के लिए फर्स्ट डे तो क्या है, 1 अप्रैल ही है। और अगर वैशाली ने यही 2 अप्रैल को दिया होता तो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होते। होते तो कब से होते, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर से अप्लाई होते। सोचो भैया, तो फर्स्ट डे का अपॉर्शनमेंट चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आप क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट करोगे। बोलो भैया 56 to 10 वैभव के लिए नहीं लगा क्योंकि उसकी वाइफ उसकी रिलेटिव है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। यही बात अपन ने फिर 6418 और 6417 के लिए भी पढ़नी है, सेम असेट ट्रांसफर वाला, सेम सब कुछ सेम। तो मैं वापस अंडरलाइन भी नहीं कर रहा, सब कुछ सेम ये लिखा हुआ है। 56 to 10 अट्रैक्ट होगा। बोलो भैया विदाउट कंसिडरेशन आया तो बस वो देख लेना, रिलेटिव से आया तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, रिलेटिव से नहीं आया तो टैक्सेबल हो जाएगा। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। आपके फ्रेंड ने आपको गिफ्ट दिया तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, और यही पैसा अगर वापस इन्वेस्ट हुआ तो भी समझना पड़ेगा। चलो कस्तूरी वाला क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब अपना नेक्स्ट टाइटल हम शुरू कर रहे हैं, तो हम क्या क्या खत्म कर चुके हैं बता देता हूं। 6414, 6416, 6417 और 6418 चारों खत्म हो गए भैया। इस क्वेश्चन के साथ ये चारों चीजें खत्म हो गई। 6414 में हमने इतने सारे पॉइंट लिख लिए थे, इसका आखिरी पॉइंट यही वाला है। ये 10th पॉइंट था एग्जिस्टिंग बिजनेस, और अब 11th पॉइंट के रूप में मैंने आपको ये केस करवाया, ये वाला। दिस इज योर 11th पॉइंट। सेम पॉइंट लग रहा है 6416, 6417, 6418 सब में सेम। सेक्शन 64:1 की कहानी खत्म। इंडिविजुअल और स्पाउस, इंडिविजुअल और सन्स वाइफ की पूरी कहानी यहाँ आके एंड हो जाती है क्लबिंग प्रोविजंस के। तो भैया कितने रिश्ते पड़े अभी तक, सर 2 ही, एक स्पाउस का और एक सन्स वाइफ का। इनके लिए ही सिर्फ क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो रहे हैं, ना ब्रदर ना सिस्टर ना पेरेंट ना कोई फ्रेंड, कोई भी नहीं, सिर्फ इन 2 के लिए। बोलो भैया अब अगली कहानी है बच्चे की, कि अब अगर हम क्लबिंग करेंगे तो किसके लिए करेंगे। अब हम क्लबिंग करेंगे तो फिर हम शुरू करेंगे अब इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड से। एक बच्चा है जो कि माइनर है, माइनर मतलब वही जो 18 साल से कम है, उसको अगर इनकम हुई तो किस में क्लब होगी, पेरेंट में क्लब होगी। कंसेप्ट क्या है, एक इंडिविजुअल अपने इनकम को या तो अपनी स्पाउस को देगा, जीवन साथी, या एक इंडिविजुअल वही इनकम अपने माइनर चाइल्ड को देने की कोशिश करेगा। क्यों भैया, ताकि घर घर के अंदर पैसा रहे। गवर्नमेंट जानती है लोगों में अविश्वास बहुत है ना, लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, तो कोई भी अपने दूसरे व्यक्ति को, जैसे ब्रदर को भी देना पसंद नहीं करेंगे। ब्रदर को भी गिफ्ट देना रिस्की हो सकता है जब तक कि भयंकर ट्रस्ट ना हो 2 लोगों के बीच में। तो लोग क्या करते हैं यार, एक व्यक्ति है तो वो ऑब्वियसली अपने स्पाउस को या अपने माइनर चाइल्ड के नाम से ही कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करेगा ताकि इनकम शिफ्ट हो जाए। घर घर के अंदर पैसा घूमना चाहिए कि घर के बाहर, घर के अंदर। अब अगर माइनर चाइल्ड को इनकम हो गई, कैसे हो सकती है, मान लो आपका बर्थ हुआ, आपके दादाजी ने 5 लाख रुपए आपके नाम की एफडी करा दी, अभी से एफडी पे इंटरेस्ट आ रहा है। अब आप तो बच्चे हो, है ना, आप कितने महीने के बच्चे हो, 2 महीने ही हुए, आपका जनवरी में बर्थ हुआ, मार्च में ईयर एंड हो गया आपका 3 महीने ही हुए। इनकम टैक्स वाला आ गया, बोले दद्दू ने वो एफडी कराई थी, 3 महीने का इंटरेस्ट आ रहा है उस पर, मान लो 3000 रुपए, लाओ टैक्स दो। आप बोल रहे हो मेरे को सूसू करना भी नहीं आती, तुम मेरे से इनकम टैक्स पूछ रहे हो। वो बोल रहा है टैक्स दो, आप बोल रहे हो सूसू दे सकता हूँ, पोटी दे सकता हूँ, इसके अलावा रो सकता हूँ, बस यही आता मेरे को। तो क्या करें, बच्चे की इनकम किस में जोड़ी जाए। तो पहला क्वेश्चन भैया ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी पार्ट है और जल्दी जल्दी में ये सब हिंदी में लिख रखा है, तो जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाना चाहिए। इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड का सबसे पहले इंपॉर्टेंट, वर्किंग नोट में सेक्शन बिना कोट किए आपका 1 नंबर कट जाएगा। क्लबिंग के सारे सेक्शन कोट करना जरूरी है, वरना 1 नंबर में ही कट जाएगा। किसमें क्लबिंग होगी भैया, माइनर चाइल्ड की इनकम, पेरेंट में। ओके, अब क्वेश्चन आया कौन से पेरेंट, पेरेंट तो 2 होते हैं, फादर और मदर। अब इसमें से किसमें क्लब करूं, बच्चा दोनों को घूर रहा, मम्मी को भी पापा को भी, कि कौन ये इनकम झेलेगा, कौन टैक्स देगा मेरे लिए, विच पेरेंट, फादर या मदर, कौन। तो देखो जिसकी टोटल इनकम, फादर या मदर में से जिसकी भी टोटल इनकम इस माइनर की इनकम को जोड़ने से पहले ज्यादा, जैसे मदर मान लो हाउस वाइफ, तो ज्यादा किसकी होगी, फादर की होगी। मान लो दोनों ही वर्किंग है, फादर की इनकम है 5 लाख और मदर की इनकम है 3 लाख, तो किस में क्लब कर दो, फादर में क्लब कर दो। ठीक, अगला क्वेश्चन, माइनर की जो भी इनकम है क्या उसमें कोई एग्जम्पशन है, कोई छूट है। बच्चे की इनकम अगर पेरेंट में क्लब हो रही है तो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में कोई रिलैक्सेशन, कोई एग्जम्पशन दी, यस दी है। कितनी, मैक्सिमम 1500 रुपए पर चाइल्ड। एक बच्चे की इनकम क्लब हो रही है 1500 रुपए, 2 की 1500, 1500 दो अलग अलग देखेंगे, 3 की तो सब एक, हर एक बच्चे के लिए देखना पर चाइल्ड लिखा है ₹1500 पर चाइल्ड के हिसाब से। और ये क्या लिखा है, मैक्सिमम, मतलब फॉर्मूला क्या होगा, इनकम ऑफ अ माइनर और 1500 विच एवर इज लेस। ये तो मैक्सिमम है ना दादा, लीगल लैंग्वेज क्या है, मैक्सिमम 1500 रुपए पर चाइल्ड तक की एग्जाम्पन। केस देखो, एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल लिख दिया,
मान लो माइनर की इनकम 5,000 है, पहला केस, कितनी एग्जाम्पशन, तो फार्मूला सर जो भी इनकम है या 1500 विच एवर इज लेस, तो मैक्सिमम 1500 मिलेगी, मतलब 1500 की छूट। माइनर की इनकम सिर्फ 1200 रुपए, 1200 रुपीज है, तो क्या 1500 की एग्जाम्पशन दे दोगे? नहीं, मैक्सिमम 1500 है सर, अगर उससे कम हुआ तो उतने की ही एग्जाम्पशन मिलेगी। तो मैक्सिमम वर्ड समझ में आ जाए, बढ़िया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला लिख दिया याद कर। तो ये हर बार आपको खुद को देना है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको खुद को अक्ल लगानी है, माइनर की इनकम में 1500 रुपए एग्जाम कर दो। सेक्शन नंबर एग्जाम्पशन का बिल्कुल वो भी लिख लो, मैंने अपने नोट्स में नहीं लिखा है, अब लिखो भैया, सेक्शन लिखना रह गया, लिखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 1032 लिख लो, आप नोट करना, सेक्शन 1032, ये सेक्शन भी आपको लिखकर आना है वरना मार्क्स कटेंगे इसके। तो पहला केस 5000 की माइनर की इनकम है, तो मैंने लिखा कि 5000 की इनकम है, अब एग्जाम्पशन कितनी लेस करूं, तो फार्मूला लगाया इनकम या 1500 विच एवर इज लेस, तो 1500 इज लेस, तो बोलो कितनी इनकम क्लब होगी पेरेंट में, 3500। आखिरी पॉइंट ध्यान से देखना भैया, इनकम टू बी क्लब 5000 माइनस 1500 इज 3500। सेकंड केस, मान लो माइनर की इनकम सिर्फ 1200 रुपए, तो हम फार्मूला लगाएंगे इनकम ऑफ माइनर या 1500 विच एवर इज लेस, तो इनकम कम है 1200 रुपए पूरे एग्जाम। टैक्सेबल बताओ सर, 1200 माइनस 1200 नील, कुछ भी टैक्सेबल नहीं हो पाएगा, इतना सिंपल फॉर्मूला। ध्यान रखना इसमें सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है भैया, वापस से बोल रहा हूं, वापस से मुझसे मत पूछना, प्लीज मत पूछना, मैसेज कर दो। 1500 रुपए पर चाइल्ड है, जितने बच्चे हो, चार की इनकम क्लब हो रही है, हर एक के लिए एग्जाम्पशन दे दो, कोई दिक्कत नहीं। फिफ्थ, अगर मान लो पेरेंट्स के बीच में रिलेशनशिप सब्सिस्ट नहीं करती ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब माता पिता अलग हो चुके हैं, मतलब वो अलग रह रहे हैं, सेपरेट रह रहे हैं, डिवोर्स हो चुका है, अब किस में क्लब होगी? माता और पिता, पेरेंट्स अलग अलग हो चुके हैं, फादर मदर सेपरेटली रह रहे हैं, तो भैया जो भी पेरेंट उस बच्चे को मेंटेन कर रहा है वो पेरेंट उसका माना जाएगा और उसमें क्लब होगी। मान लो बच्चे, हस्बैंड और वाइफ में डिवोर्स हुआ, बच्चे मदर के साथ रह रहे हैं, तो पेरेंट कौन हो गया? मदर, तो उस बच्चे की इनकम मदर में ही ऐड होगी। तो सिंपल, क्लब्ड इन दैट पेरेंट हु मेंटेन्स द माइनर चाइल्ड, सिंपल सी बात, कुछ खास नहीं। ओके, फिर क्या कोई एक्सेप्शन है? मतलब आपका टाइटल था इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड इज टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट, तो ऐसा कोई एक्सेप्शन है क्या जब पेरेंट में ऐड नहीं होगी? है ना मालिक, क्या लिखा है? दैट इज व्हेन इनकम विल नॉट बी क्लब, कब इनकम क्लब नहीं होगी? दैट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ हुम, अगर क्लब नहीं होगी माइनर की इनकम तो किसकी मान ली जाएगी? सर माइनर की मान ली जाएगी। तो कब एक्सेप्शन है, कब क्लबिंग नहीं होगी, कब वो इनकम माइनर में ही ट्रीट की जाएगी? तो 3 अलग अलग केसेस, उसमें से पहला केस, अगर कोई बच्चा, अगर कोई माइनर चाइल्ड एटीयू चाइल्ड है। सर ये क्या होता है एटीयू चाइल्ड? एटीयू डिडक्शन का एक सेक्शन है, एटीसी से एटीयू हम पढ़ते हैं चैप्टर 6 से। एटीयू चाइल्ड कौन है? एटीयू चाइल्ड वो है जो सफरिंग है, जिसकी डिसएबिलिटी, जो हैंडीकैप्ड है, जो ब्लाइंड है, जो डेफ है, किसी न किसी डिसएबिलिटी से वो गुजर रहा है। एक बच्चा है, मान लो वो ब्लाइंड है, हैंडीकैप्ड है, उसको अगर कोई भी इनकम आई तो गवर्नमेंट बोल रही है यार ये हैंडीकैप बच्चा, इसको इनकम आने दो, इसकी इनकम को पेरेंट में क्लब करके टैक्स लगाने से कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने देखो वर्ड भी क्या लिखा, एनी इनकम, माइनर की कोई सी भी इनकम हो हम क्लबिंग नहीं करेंगे, माइनर की ही इनकम मानी जाएगी। तो उससे क्या होगा सर? वो एक इंडिविजुअल असेसी हो जाएगा। उससे क्या होगा सर? उसको अलग से एग्जम्पशन स्लैब मिल जाएगी, तो टैक्स नहीं लगेगा उस बच्चे को। में आया? तो पहला एक्सेप्शन, एटीयू चाइल्ड मैंने सिंपल लिखा, अगर आप वर्किंग नोट लिखोगे तो क्या लिखोगे? एनी इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड हु इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन एटीयू। सर्दी खांसी बुखार, लवेरिया, मलेरिया, कौन सा? जो एटीयू में स्पेसिफाइड बीमारियां कौन सी? सर वो हैंडीकैपनेस है, ब्लाइंडनेस है, डेफ है, डम है, ये सब एटीयू की डिसएबिलिटी समझाई गई है। इसके अलावा कब क्लबिंग नहीं होगी? जब वो इनकम माइनर ने खुद ने अपने दम पे कमाई हो, जैसे उसने खुद ने मैनुअल वर्क किया इसलिए वो इनकम अराइज हुई। गर्मी की छुट्टी थी, आप 10th में थे, माइनर थे, आपको लगा यार ये ऐसी चली जाती है समर हॉलीडेज, क्या करूं? आपने एक छोटा सा सोचा स्टार्टअप। क्या स्टार्टअप? बोले ये बुक्स मेरे पास पड़ी हैं, लाइब्रेरी खोल लेता हूं, बहुत मिनिमम चार्जेस 10 रुपीज पर आवर के हिसाब से ये लाइब्रेरी चलाऊंगा, आस पड़ोस के लोग, मोहल्लों के बच्चों को मैं ये दे दूंगा, लोग पढ़े और बढ़े। आपने इनकम कमा ली 5,000 रुपए उस 2 महीने में, तो भैया वो आपकी इनकम है। एक और, कोई भी इनकम जो अराइज हुई है इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ योर ऑन स्किल, आपकी खुद की स्किल के दम पे, टैलेंट के दम पे या नॉलेज के दम पे आपने कोई इनकम कमाई, जैसे आप डीआईडी जीत के आए, अब इंडियाज गॉट टैलेंट जीत के आए, आप केबीसी में खुद जीत के आए, अब क्या होगा? आपके दम पे कमाई है, आपने अपने दम पे कमाई है, इसमें पेरेंट का कोई रोल नहीं है, किसी और का कोई रोल नहीं है, तो मालिक ये इनकम क्लब नहीं होगी, आपकी ही इनकम मानी जाएगी उस प्रीवियस ईयर में।
तो ध्यान रखना 3 एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है। इनकम जो कि किसी माइनर चाइल्ड को राइज हो रही है, उसकी कोई सी भी इनकम हो, वो एटीयू चाइल्ड है बेचारा, विशेष बच्चा है वो, तो गवर्नमेंट उसके लिए क्लबिंग नहीं करेगी। आपने अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से, अपनी स्किल से, अपने नॉलेज से जो कमाया वो भी पेरेंट में क्लब नहीं होगा। तो ये 3 एक्सेप्शन है। मैंने इसमें 2 पॉइंट एक साथ कर दिए क्योंकि थ्योरी में वर्किंग नोट लिख के आना है। अगला क्वेश्चन, सर क्या इनकम पे इनकम क्लब होगी? सर राज और सिमरन के केस में तो हमने मना कर दिया था कि इनकम पे इनकम क्लब नहीं होगी। चलो अपन यही रूल अगर माइनर के लिए लगाएं तो क्या होगा। आपके नाम पे एफडी थी 10% से, उस एफडी का पैसा अपन ने पापा में जोड़ दिया पहले साल, अगले साल वो एफडी 1,10,000 की होगी। तो अगर यहाँ सिमरन होती आपकी जगह तो हम बोलते नहीं, वापस से 10% ही जुड़ेगा, इनकम पे इनकम क्लब नहीं होगी। लेकिन माइनर के केस में उल्टा हो रहा है। देखो प्रीवियस ईयर 2021 में मान लो आप माइनर चाइल्ड थे चिंटू और आपने डीआईडी जीता 5 लाख रुपए, ये इनकम किसकी मान ली जाएगी? चिंटू की इनकम होगी मालिक, उसने अपने टैलेंट के दम पे जीता है। ये 5 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गए, इनकम पे इनकम है, क्या करें? 5 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गए, आपने पापा को आके दे दिए, आप ही चिंटू। 10% से 50,000 रुपए ब्याज आया। क्वेश्चन आया कि क्या ये 50,000 रुपए क्लब होंगे या ये इस 5 लाख पे आने वाली इनकम है, इसलिए क्लब नहीं होना चाहिए। अपना मन क्या बोलता है? सर ये उसने अपने दम पे कमाया था, है ना? बोलो, उसने अपने जो दम पे कमाया था उसी पैसे को इन्वेस्ट किया, तो ये इनकम भी फिर माइनर चाइल्ड की ही मान ली जाए तो बेटर है। लेकिन मालिक एक प्रॉब्लम है छोटी सी, हमारे पास सिर्फ 3 एक्सेप्शन है। पहला, क्या चिंटू एटीयू चाइल्ड है? ना। क्या ये 50,000 रुपए उसने मैनुअल वर्क करके कमाए? नहीं सर, ये तो एफडी का इंटरेस्ट है जो कि बैंक ने दिया है। क्या ये इंटरेस्ट ने अपनी स्किल, टैलेंट या नॉलेज से कमाया? नहीं सर, ये तो बैंक में एफडी कराने पे ऑटोमेटिकली अराइज हो गए, इसीलिए तो अराइज वर्ड बोल रहे हैं, अर्नड वर्ड नहीं बोल पा रहे हैं। ऑटोमेटिकली इनकम अराइज हो रही है एफडी कराने पे, इन्वेस्ट करने पे। तो भैया एक्सेप्शन एक भी नहीं लग रहा, तो ये इनकम पेरेंट में क्लब होगी। आप टिक कर लेना, मैंने आपको जो नोट्स भेजे हैं उसमें ये लिखा हुआ नहीं है, करो टिक। ये जो इंटरेस्ट इनकम है ये क्लब्ड होगी इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट। क्यों? क्योंकि इसमें माइनर की कोई स्किल, टैलेंट, नॉलेज नहीं लगा। हाँ, अगर ये चिंटू 80U वाला चाइल्ड होता तो सर फिर वापस ये इनकम भी चिंटू में ही ऐड हो जाती। तो ध्यान रखना, बड़े के लिए क्या बोला हमने? बड़ों के लिए राज और सिमरन के बीच में बोला था इनकम पर इनकम क्लब नहीं होगी। मैं और इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं तो लो एक और ले लो। सपोज माइनर चाइल्ड के नाम पे कोई एफडी है 1 लाख रुपए की, उसके दादा ने पैसा दिया, तो इस पे 10% इंटरेस्ट आया, वो किस में जाएगा? पेरेंट में। अगले साल एफडी का अमाउंट बढ़ के कितना हो गया? 1,10,000। अब अगर अपन सिमरन वाला केस लगाएं कि सिमरन के केस में इस 1,10 के हम 2 टुकड़े करते थे, 1,10 पे इंटरेस्ट आया 11, इस 11 के 2 पार्ट करते थे, एक सिमरन में जाता था और एक 10,000 रुपए राज में जाते थे। तो अभी भी वैसे ही कर लो, चलो अभी भी सेम करो। ये 10,000 रुपए तो पेरेंट में चले जाएंगे असेट पे, और ये वाला जो है ये चिंटू में जाएगा। पर लेकिन अपन भूल गए कि चिंटू में जब ऐड करने जाओगे तो फिर याद आएगा कि चिंटू की इनकम तो माइनर चाइल्ड की इनकम है, तो अल्टीमेटली ऐड तो किस में होना है? पेरेंट में ही ऐड होना है ना। सोच लो, आप इनकम डिवाइड कर भी लोगे 10,000 और 1,000, ये 10 तो पेरेंट में ऐड हो गए, अब बचा एक। वो एक ले जा रहे हो किसके लिए? चिंटू के लिए। चिंटू बोल रहा मैं तो छोटा बच्चा हूँ, बड़ी शरारत करता हूँ, मेरी चोरी पकड़ी जाती, तो चिंटू बोलेगा वापस से पेरेंट में जोड़ लो। तो अल्टीमेटली 11,000 जोड़ने तो पेरेंट में ही है, चाहे ऐसे जोड़ो या वैसे। तो हमने इसीलिए रूल बनाया कि इनकम पर इनकम क्लब होगी या नहीं, तो हम बोल रहे हैं यस क्लब होगी। बड़ों, मेजर के केस में, बड़ों के केस में इनकम पे इनकम क्लब नहीं होती, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर दोनों ही पेरेंट्स की डेथ हो जाए तो आप क्या करेंगे? सर गार्जियन की इसमें ऐड करेंगे? नहीं, गार्जियन की इसमें कभी भी क्लबिंग नहीं होगी। देख लो, गार्जियन जो उसको मेंटेन कर रहा है, अगर वो पेरेंट के तौर पर कर रहा है तो क्लब कर देना, पेरेंट नहीं है सिर्फ गार्जियन है तो क्लबिंग नहीं होगी। चाइल्ड की डेफिनेशन में किस किस को शामिल करेंगे? माइनर चाइल्ड की डेफिनेशन में सर स्टेप चाइल्ड भी आना चाहिए और अडॉप्टेड चाइल्ड भी, सौतेला बच्चा भी और अडॉप्टेड भी। सौतेला वैसे वर्ड गंदा है, स्टेप चाइल्ड या अडॉप्टेड चाइल्ड, है ना। अगर राम ने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया था तो वो भी माइनर होगा और उसकी इनकम पर राम में ही क्लब की जाएगी। तो ब्लड रिलेशन जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, एक अगला क्वेश्चन है कि क्या माइनर मैरिड डॉटर की इनकम क्लब होगी? जैसे कि ये राम है, राम की एक डॉटर है पिंकी, जिसकी उम्र है 16 ईयर्स की, मैरिज हो गई 16 ईयर्स में पिंकू से। पिंकू खुद भी माइनर है, या पिंकू चलो मेजर है, कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है, 17 साल की है ना। दोनों गाना गा रहे थे एक दिन गार्डन में कि तू 16 बरस की और मैं 17 बरस का, मिल न जाए नैना, है ना, 1-2 बरस जरा दूर रहना। राम ने सुन लिया तो राम को लगा इनकी शादी करवा दो भैया, दोनों की ब्याह करवा दिए, शादी करवा दी, मैरिज हो गई। माइनर मैरिड डॉटर की मैरिज हो चुकी है। माइनर मैरिड डॉटर बोल रहे हैं, इसीलिए हम डॉटर को माइनर भी बोल रहे हैं, मैरिज भी बोल रहे हैं। अब
उसको अगर कोई गिफ्ट आया तो क्या पिंकी की इनकम अगर कोई अराइज हुई तो क्या वो राम में क्लब करे, उसके हस्बैंड में क्लब करे, कि हस्बैंड भी माइनर है तो उसके फादर इन लॉ में क्लब करे? क्या लगता है? अधिकतर इस बात पे पहला क्वेश्चन जो अपने मन में आता है एज ए स्टूडेंट वो आता है, सर कैसी बातें करो, माइनर की तो शादी अलाउड नहीं है। हाँ, तुमको मिर्ची लग रही है, बुरा लग रहा है, या तो पिंकी तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी इसलिए बुरा लग रहा है, या तुम्हारी शादी माइनॉरिटी के दौरान नहीं हो पाई इसलिए बुरा लग रहा है। पिंकी की हो गई तो तुमको जलन हो रही है, यू आर जेलस। तुमको क्या करना है, माइनर की शादी कर दी तो पर सर अलाउ नहीं है। अरे तुम्हारा क्या जा रहा है, किसने बोला माइनर की शादी अलाउ नहीं है? तो इंडियन मैरिज एक्ट ऐसा कुछ बोलता है कि लड़की की उम्र 18 साल, लड़के की 21 साल। वो कौन सा एक्ट है? वो तो मैरिज एक्ट है, वो अलग है। तो मैरिज एक्ट है, हम कौन सा पढ़ रहे हैं सर? हम तो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट किसकी बातें करता है? सिर्फ इनकम की बातें करता है। अब आप शादी बोल लो ये इलीगल है, गलत है, माइनर की शादी कैसे करवा दी, वो दूसरा एक्ट में। इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं भैया पिंकी कोई बात नहीं, वेरी गुड, बधाई तेरे को, तू तो ये बता तेरी इनकम आ रही है क्या? बोले हाँ। तो तू माइनर है क्या? हाँ। तो माइनर मेरिट डॉटर है क्या तू? हाँ। तो तेरी इनकम वापस किस में जाए, ये क्वेश्चन है हमारा। तो पिंकी मैरिड है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं। उन्होंने बोला माइनर है, मैरिड है, तो हम तो क्लबिंग की बात करेंगे। क्वेश्चन है क्या क्लबिंग होनी चाहिए राम में या पिंकू में, उसके हस्बैंड में या फादर में, किस में की जाए? तो हमारा पहला क्वेश्चन, माइनर की मैरिज होगी तो अपने को कोई लेना देना नहीं है भैया, अपन इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं। तुम्हारा नहीं हो पाया, पापा मम्मी से बात करो घर पे आज ही कि जब मैं माइनर था ऐसा क्यों नहीं करा ना। अब उनको जेल हो जाए, राम को जेल हो जाए, इस कारण से वो दूसरा एक्ट बोलता है। इस एक्ट में तो इनकम टैक्स वाले पूछ रहे हैं भैया पिंकी की कोई इनकम आ रही है क्या? हाँ। तो क्या वो इनकम पिंकी की मानी जाए, उसके हस्बैंड की मानी जाए, उसके फादर की मानी जाए, या पिंकू के फादर मतलब फादर इन लॉ की मानी जाए? तो इनकम किसमें क्लब होगी, होगी भी कि नहीं होगी, उसी की मान ली जाए, ये चार ऑप्शन है। तो उन्होंने बोला नहीं, इनकम क्लब होगी किसमें, राम में। पर अपना ऑब्जेक्शन है कि सर अब वो मैरिड है तो या तो उसके हस्बैंड में करते या उसके फादर इन लॉ में, इस फैमिली में ऐड करना था। तो अपन एक छोटी सी गलती कर गए। खासकर गर्ल्स कैसे गलती कर सकती है मालूम नहीं, बॉयज करे समझ में आता है, गर्ल्स से गलती नहीं होनी चाहिए। क्यों? अपन ने जो टाइटल पढ़ा वो क्या पढ़ा? अपन ये टाइटल क्या पढ़ रहे हैं, इनकम ऑफ अ माइनर, इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड, इनकम ऑफ अ माइनर सन, इनकम ऑफ अ माइनर डॉटर। क्या क्या पढ़ा? सन की डॉटर। क्या पढ़ा सर? हमने पढ़ा चाइल्ड। क्या लड़कियां अपने पेरेंट्स के बच्चे नहीं मानी जाती? मना कर देना, दो लपड़ पड़ेंगे पीछे से मम्मी से ही। अरे भाई अगर कोई गर्ल चाइल्ड है तो शी इज नॉट अ चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। ओ सर इसी बात कर दी है ना। भैया टाइटल क्या लिखा था, इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड कि माइनर सन या माइनर डॉटर? सर चाइल्ड बोला था, और चाइल्ड में तो मालिक दोनों आते हैं ना, सनों की डॉटर। बोलो हाँ या ना। तो भैया क्या लड़कियां, माइनर गर्ल्स, क्या अपने पेरेंट्स की बच्चे नहीं सर हैं? तो टाइटल क्लियर था, किसी भी माइनर चाइल्ड की बात कर लो, इनकम क्लब पेरेंट में ही होगी। इवन दो शी इज मैरिड देन ऑल्सो द इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट। तो ध्यान रखना क्लबिंग किस में होगी, चेक कर लेना। क्लबिंग हमेशा यस इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट। यहां लिख देता हूं, ये लिखा नहीं है, आप भी फिल कर लेना इसको, इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, जब माइनर मैरिड डॉटर की इनकम पेरेंट में क्लब नहीं होती। याद करो ऊपर भी मैंने बोला था सेक्शन 64(1)(4) पढ़ते समय कि राज सिमरन को कोई सी भी असेट दे सकता है सिवाय हाउस प्रॉपर्टी की। और वहीं पे हमने पढ़ा था कि हाउस प्रॉपर्टी में माइनर चाइल्ड को या स्पाउस को असेट दोगे तो डिम्ड ऑनर राज ही माना जाएगा, सेक्शन 27। लेकिन उस माइनर चाइल्ड में मैंने माइनर मैरिड डॉटर अलग कर दिया था, क्यों? क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है, शादी में गिफ्ट गया है अगर हाउस, तो अब वो इनकम पेरेंट में क्लब नहीं होगी। तो देखो अपन ने कहीं लिखा था हाउस प्रॉपर्टी वर्ड, दिखाऊं क्या? ये देखो, ये लिखा हुआ है डिम्ड ऑनर। डिम्ड ऑनर किसको गया? अगर ये स्पाउस या माइनर चाइल्ड को गया, ये मैंने कहीं लिखा होगा ना ऊपर यार। अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। इस अदर देन हाउस प्रॉपर्टी में याद करो, एक्स ने अगर अपनी असेट अपने स्पाउस या माइनर चाइल्ड को दी तो डिम्ड ऑनर वापस एक्स माना जाएगा, एक्स में ही इनकम जोड़ी जाएगी, लेकिन सेक्शन 27 लगेगा। लेकिन इसी माइनर चाइल्ड में मैंने क्या लिखा था, अदर देन माइनर मैरिड डॉटर। माइनर मैरिड डॉटर को अगर घर चला गया कि शादी के समय गिफ्ट में, तो अब क्लबिंग प्रोविजन भी अट्रैक्ट नहीं होंगे। उसके अलावा कोई भी असेट गई हो तो आने वाली उस पर इनकम क्लब होगी पेरेंट में। तो घर को छोड़ के अगर कोई और असेट आपने माइनर मैरिड डॉटर को दी है
तो क्लबिंग होगी, घर अगर दिया है तो क्लबिंग नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका एक बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ खत्म होता है। एग्जाम में ये वाला पॉइंट बहुत बार आया है, अब आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसके दो आंसर बना दिए भैया अपन ने। पहला, यस इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट, चाहे माइनर मेरिट डॉटर है। और आप जो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते थे, मैंने पहले ही आंसर दे दिया भैया, पहले ही। आप जलो मत कि उसकी शादी क्यों हो गई है, वो इनकम टैक्स एक्ट में लीगल इलीगल तो देखते ही नहीं, अपने को तो इनकम से मतलब है। इनकम टैक्स वाले बहुत बढ़िया लोग हैं, क्या इनका फोकस बहुत क्लियर है कि हमको इनकम से मतलब, बिल्कुल घोड़े की तरह, जो इधर उधर कहीं नहीं देखता, बिल्कुल अपने टारगेट पे अचीव करता है। आपको भी पढ़ते समय इनकम टैक्स वाला बन जाना चाहिए, सिर्फ टारगेट पे ध्यान होना चाहिए, बाकी सारी बातें बकवास है। आखिरी पॉइंट ध्यान से सुनिएगा भैया, प्रीवियस ईयर 1920 में चिंटू जो कि एक माइनर था, उसने 17 साल कंप्लीट कर लिए थे और उसका 18वां साल चल रहा था, तो अभी भी वो माइनर है कि मेजर है? उसकी उस साल 2 लाख रुपए की इनकम थी, 64 1 लगा था। हाँ सर माइनर चाइल्ड है तो लगेगा। किस में गई थी इनकम? पेरेंट में। अब क्या हुआ? कोई तो ऐसा साल होगा ना जब वो माइनर मेजर में कन्वर्ट होगा, और क्या वो तारीख 1 अप्रैल हो जरूरी है? अरे 1 अप्रैल कहां से होगी? पेरेंट ने ऐसी कोई प्लानिंग करके थोड़ी नहीं पैदा किया है कि 1 अप्रैल कोई बच्चा पैदा हो, ताकि क्लबिंग प्रोविजन समझ में आ जाए। अब आपका डेट ऑफ बर्थ बीच में आ रहा है, कोई भी तारीख हो सकती है पूरे साल में, बोलो, जैसे कि 1 अगस्त, 17 जुलाई, 1 मई, 3 मार्च, जिसका जो बर्थडे है यार, उस बर्थडे के दिन वो बच्चा मेजर माइनर से मेजर होता है। आप भी जानते हो, आप भी ऐसे ही मेजर से माइनर हुए थे साल के दौरान। अब क्वेश्चन आया क्लबिंग का क्या करें? यहां तो पूरा साल माइनर था तो क्लबिंग कर ली थी। अब 2021 में मान लो, या 21 22 कोई भी ईयर ले लो यहाँ पे आप, उस दौरान वो बीच में कभी मेजर होगा। जैसे मैंने एक इमेजनरी तारीख लिख रखी है 1 अगस्त, यहाँ तारीख आपका 15 मई भी हो सकती थी, कोई भी तारीख यार, 31 दिसंबर भी हो सकता था, कोई भी डेट जब वो बच्चा मेजर से माइनर से मेजर में कन्वर्ट होगा। यहां वो मेजोरिटी अटेंड करा, इसलिए देखना है 17वां साल कंप्लीट करा, 18वां चल रहा था, तो इस साल उसका 18वां साल कंप्लीट होगा, मतलब ही हैज अटेंड मेजोरिटी। तो आप मेजर कब माना जाते हो? 17 कंप्लीट और 18वां लगने पर, कि 18वां कंप्लीट? अच्छा ऐसे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा शादी कब कर लोगे? 17वां कंप्लीट और 18वां चल रहा है तो शादी कर लेंगे। 18वां कंप्लीट होने दो तो ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलेगा, वोटिंग राइट भी मिलेगा, और ब्याह करने का राइट भी मिलेगा। बोलो भैया। तो 1 अगस्त के दिन उसने मेजोरिटी अटेंड की, तो अप्रैल से लेके अगस्त तक, सॉरी अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक वो क्या था सर? वो माइनर था, और इसके बाद वो क्या हो गया? मेजर। अब क्लबिंग कैसे होगी? प्रोपोर्शनेटली इन 4 महीनों का इनकम पेरेंट में जाएगा, और बाकी के 8 महीने का चिंटू जो कि अब माइनर है कि मेजर है? सर अब वो मेजर हो चुका है, ये वो कर रहा है, वो बोले अब तो मैं मेजर हूं, अब तो मैं बाहुबली हूं, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, अब मैं पेरेंट पे डिपेंडेंट नहीं हूं, मेजर हो चुका हूं, ऐसी बातें कर रहा है वो। तो ये 8 महीने की इनकम उसमें जाएगी। मैंने इमेजनरी इनकम ली, मान लो इस ईयर में 3 लाख रुपए की इनकम थी, इसको डिवाइड करो प्रोपोर्शनेटली। अगर यहाँ डेज होते तो डेज के आधार पर करते, अभी तो मैंने राउंड फिगर में मंथ्स लिखा है। देखो ये अप्रैल, ये मई, ये जून और जुलाई, अगस्त सितंबर से वो पूरा यहां से यहां तक वो मेजर है। 4 महीने इधर, 8 महीने इधर, तो प्रोपोर्शनेट कर लेना भैया। माइनॉरिटी वाली क्लब होगी, मेजोरिटी वाली उसकी खुद की मानी जाएगी। ठीक है साहब। अब आखिरी क्वेश्चन, जो कंसेप्ट आपको 64-1-2 में मैंने छोड़ा है, बताया नहीं था, नहीं बताया, मुझे मालूम है, आपको याद नहीं, मुझे सब मालूम है। वही कंसेप्ट अब यहाँ माइनर का भी बता रहा हूँ, और वही कंसेप्ट वहाँ 64-1-2 में, जब आप रेम्यूनरेशन क्लब करते थे किसी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाली कंसर्न से, आपकी स्पाउस को रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो ध्यान से सुनना कंसेप्ट क्या है। मान लो ये करंट ईयर चल रहा अपना, इस करंट ईयर में इनकम फादर में क्लब हुई क्योंकि मदर की इनकम कम थी, तो अपन बोलते हैं ना विच एवर इज ग्रेटर में क्लब करो। फादर की इनकम थी 5 लाख, मदर की थी 3 लाख, तो करंट ईयर में पहली बार आपकी इनकम क्लब हुई किसमें? फादर में। क्वेश्चन आया सर अगले साल क्या करेंगे? नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में क्या होगा? ध्यान से सुनना भैया। अगले साल मान लो फादर की इनकम है 5 लाख और मदर की है 7 लाख। पिछले साल उल्टा था, फादर की थी 5 लाख और मदर की थी 3 लाख, तो हमने किसमें क्लब कर दिया था? विच एवर इज हायर या ग्रेटर। ओके, 5 लाख रुपए के हिसाब से फादर में क्लब हो गई थी आपकी इनकम, आप माइनर चाइल्ड। अगले साल आपकी इनकम अब किस में क्लब हो? तो हमको लगता है सर विच एवर इज ग्रेटर, तो अब 7 लाख है, तो अगले साल अब 7 लाख है, मतलब मदर में क्लब होनी चाहिए ना। गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि बोले ये क्या खेल है साला, कभी तुम इसमें क्लब कर रहे हो, कभी तुम इसमें क्लब कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। मतलब क्या फिर? ध्यान से सुनो, यह आपका अगर पहला साल था जिसमें एक बार फादर में क्लब हो गई थी, तो अब हर साल, हर ईयर में, हर असेसमेंट ईयर में उस माइनर चाइल्ड की इनकम
फादर में ही क्लब होगी। सर इसका मतलब हमको हर साल चेक नहीं करने का है ना। एक बार आपने चेक कर लिया तो हर साल अब आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे, क्या बोला गया? वंस क्लबिंग ऑफ माइनर इनकम इज डन इन वन पेरेंट, जैसे कि फादर में, इट विल कंटिन्यू टू बी क्लब्ड विद दैट पेरेंट ओनली इन सब्सिक्वेंट ईयर। पेरेंट फादर ही चलेंगे, भले या फादर की इनकम कम भी हो गई तो भी अगले साल भी किसमें क्लब होगी? फादर में ही क्लब होगी। अब अगर आपको ऑप्शन चेंज करवाना हो, ऐसा 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, आपको लग रहा है हर बार फादर में क्लब हो रही है जबकि फादर की इनकम तो कम है, तो फिर आपको जाना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाओ, ऑफिसर से बात करो और उससे बोलो कि भैया दूसरे पेरेंट में मतलब मदर में इनकम ऐड करो। इनकम टैक्स वाला पूछेगा क्यों? बोले एक्चुअली है ना, लगातार आप देखो मदर की इनकम ही ज्यादा है, आप सिर्फ हमारे इसमें ही ऐड कर रहे हो, हम नहीं चाहते कि सिर्फ हमारे इसमें ऐड हो। तो आपकी रिक्वेस्ट पे असेसिंग ऑफिसर चेक करेगा कि क्या किसी दूसरे पेरेंट में ऐड करने की जरूरत है। बोलो भैया। तो एक बार जिसमें क्लब हो गई हर बार उसी में क्लब होगी, बार बार ऑप्शन चेंज नहीं किया जाएगा। अगर करना भी हुआ तो कौन चेंज करेगा? असेसिंग ऑफिसर खुद, अगर उसको जरूरी लगता है तो फादर से मदर में वो इनकम को क्लब करना की शुरुआत करेगा, वरना तो यहां से लेके, जैसे आपकी 1 साल की उम्र है और पहला साल ही आपकी फादर में क्लब हुई तो अगले 17 सालों तक भी फादर में ही क्लब की जाएगी। और यही कंसेप्ट लगेगा सेक्शन 64(1)(2) में। याद आ रहा है कुछ 64(1)(2) जिसमें कंसर्न में आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट और वहां से रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है बिना किसी टेक्निकल क्वालिफिकेशन के। अब याद करो उसमें पॉइंट ये वाला था कि ये कंसर्न है, इसमें दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, एक्स का भी और मिसेज एक्स का भी, दोनों को ही वहां से रेम्यूनरेशन मिल रहा है और दोनों के पास ही क्वालिफिकेशन नहीं है। तो बताओ किस में क्लब होती थी? सर हम इन दोनों में से उसमें क्लब करेंगे जिसका इस रेम्यूनरेशन को ऐड किए बिना बाकी की इनकम, ऑल अदर इनकम, ऑल टोटल इनकम ग्रेटर हो। तो ध्यान से सुनना, मान लो एक्स की 5 लाख है, मिसेज एक्स की 7 लाख है, इस रेम्यूनरेशन को ऐड किए बिना, तो बताओ किस में ऐड होगी? सर मिसेज एक्स में ऐड करेंगे। तो ध्यान रखना, अब हर साल मिसेज एक्स में ही ऐड होगा, चाहे अगले साल मिस्टर एक्स की इनकम 15 हो जाए और इसकी 0 हो जाए, तो भी क्लबिंग किस में होगी? तो भी क्लबिंग मिसेज एक्स में ही होगी। तो एक बार जिसमें हो गई वो का वही कंसेप्ट आपको बार बार यहां पर उस असेसी के लिए लगाना है जब तक कि ए वो चेंज ना करे। लाओ ये कहां लिखा है, ये मैंने पढ़ाया नहीं था, अब पढ़ाया है तो अब ये सुन लो, यहां लिखा हुआ है, मैंने छोड़ा था। ये लिखा हो गया, व्हेन सच इनकम इज वंस इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ आइदर स्पाउस, किसी भी एक स्पाउस में एक बार इनकम ऐड हो गई, इनकम अराइजिंग इन द सक्सीडिंग ईयर्स शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द अदर स्पाउस। फिर वो हर उसी स्पाउस में, जैसे एक्स में अगर एक बार ऐड होगी तो हर साल किस में ऐड होगी? एक्स में। अगर मिसेज एक्स में ऐड होगी तो हर साल किस में ऐड होगी? मिसेज एक्स में ऐड होगी। फिर भले ही अगले साल उसकी इनकम लो हो जाए, तो पहले साल जिसमें ऐड होगी हर साल उसी में ऐड होती चली जाएगी, अनलेस असेसिंग ऑफिसर आपको एक मौका देकर इस ऑप्शन को बदलना जरूरी ना समझे। तो भैया ये की यही लाइन वापस से आई है, आप इसको यहां पर नोट कर सकते हो। हालांकि इसको एग्जाम में आपको लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में इस लाइन को बेस बनाकर आपको एक चीज का आंसर देना पड़ता है। यहां पे लिख लेना, मैंने छोड़ा है, आपके नोट्स में अभी है नहीं, आप नोट करना उसको, यहां पे नोट डाल लो एक इस क्वेश्चन के नीचे। इफ इन फर्स्ट ईयर, पहला पहला साल है आपका इस तरह का, क्लबिंग इज मेड इन मिसेज एक्स। अच्छा ये किस केस में? बोथ वाले केस में। हाँ बोथ हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, बोथ हैविंग रेम्यूनरेशन एंड बोथ हैविंग टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो फिर ये पॉइंट लग रहा है, एक बार जिसमें क्लब होगी सब्सिक्वेंट ईयर, इन सब्सिक्वेंट ईयर्स क्लबिंग इन मिसेज एक्स ओनली। भले ही फिर अगले साल मिसेज एक्स की इनकम कम हो जाए, 0 हो जाए, ग्रेटर का कंसेप्ट पहले साल ही देखना है, इसका मतलब यस। चेंज कब होगा ऑप्शन? ऑप्शन चेंज होगा अगर असेसिंग ऑफिसर इसको नेसेसरी मानेगा, तो फिर वो एक्स में क्लबिंग शुरू करेगा।
वरना हर साल अब हमेशा हमेशा किस में क्लब होती रहेगी, मिसेज एक्स में ही क्लब होगी। लिख लो भैया हिंदी में। तो बेसिकली हमारा सारा खेल ग्रेटर वाला किस पे लग रहा है, सिर्फ पहले साल पे लग रहा है। बेसिकली 64 1 माइनर की इनकम एक बार जिसमें क्लब हो गई, हर साल उसी में क्लब होती रहेगी, ऑप्शन बार बार चेंज नहीं होंगे। ये नोट कर लो, ये नोट करना भैया, ये वही ऊपर वाला रूल नीचे भी लगाया गया। तो ये क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, 3 हो गया। ये अपन ने 64 1 4 पढ़ लिया। 64 1 4 का ये अपन ने कंसेप्ट सीख लिया। बिजनेस में इन्वेस्ट होगा तो क्या, और कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट होगा तो हमारा ये वाला फार्मूला हमने सीख लिया। फर्स्ट डे का कंसेप्ट सीख लिया। न्यू बिजनेस में जिस दिन बिजनेस ओपन हो जाए, एग्जिस्टिंग बिजनेस में हमेशा 1 अप्रैल ही फर्स्ट डे होगा। प्रपोर्शनेट करना आपको आ गया। हो सकता है किसी साल क्लबिंग हो ही ना पाए क्योंकि उसने बीच में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया और ओपनिंग रेशियो अवेलेबल नहीं है। चलिए साहब, अब ये टेबल देख लो, आपको समझ पड़ रहा है। दो रिलेशनशिप कवर हुई, एक सन्स वाइफ और स्पाउस और दूसरा माइनर चाइल्ड। इनकम ऑन असेट ट्रांसफर इज टू बी क्लब्ड, यस दोनों में, यही तो कंसेप्ट है क्लबिंग का। मैंने जो असेट दी उसकी इनकम क्लब हो रही है, हाँ सर ये तो दोनों में सेम है। इनकम ऑन इनकम इज टू बी क्लब्ड, सर इनकम ऑन इनकम सन्स वाइफ और स्पाउस में आंसर क्या है, नो। लेकिन माइनर में आंसर क्या है, यस। क्योंकि माइनर की इनकम तो हमेशा ही पेरेंट में क्लब हो, आप डिवाइड कर भी लोगे तो आखिर में घूम के वापस पेरेंट में आएगी। इनकम फ्रॉम एक्रीशन ऑफ इज टू बी क्लब्ड, यहाँ तो नो ही है, यहाँ पे यस पढ़ ही लिया अपन ने, ये दोनों पॉइंट सेम ही है। ये टेबल भी बना लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमने कर लिया। 64 1 6 देख लिया, 7 देख लिया। ये वाली बात हमने एसेट वाली पढ़ ली, ये 2 लाइन पढ़ ली ना, बिजनेस में या कैपिटल के तौर पर। फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट सीख लिया। 64 1 8 भी देख लिया। ये चारों चीजें यहाँ पर हमने कंसाइज कर ली। 64 1 7 4 6 और 8 ध्यान रखना, ये स्पाउस के सेक्शन है दोनों, और ये सन्स वाइफ के सेक्शन। सन्स वाइफ में ध्यान रखना, यहाँ देने वाला सास या ससुर मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, घबराना मत। माइनर चाइल्ड का 64 1 पढ़ लिया। ये चैप्टर यहाँ पे अब खत्म होने आ रहा है लगभग। एक आखिरी कंसेप्ट हमको सीखना है, ये माइनर के सारे पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिए। 1032 में एग्जाम्शन है 1500 रुपए की इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच माइनर चाइल्ड। पर चाइल्ड लिख दिया मैंने इसीलिए, पर चाइल्ड नहीं लिखना हो तो ईच कर लो उसको, 1500 रुपए ईच चाइल्ड ऐसा कर लो, अच्छा लगेगा। कहाँ गया, रुपीज 1500 फॉर ईच चाइल्ड, हर एक बच्चे। कोई मैक्सिमम वाली कोई लिमिट सर लिखी ही नहीं है, क्यों मन से फोकटी क्वेश्चन पूछ रहे हो सर 2 का। अबे जब लिखा ही नहीं है तो कहाँ से 2 का 3 का, ऐसा कुछ देखना ही नहीं है। लाओ अभी क्वेश्चन करते हैं भैया। मिस्टर ए हैज 3 माइनर चाइल्ड, 2 ट्विंस एंड 1 सन। ओके, ट्विंस की इनकम पर एनम दी हुई है भैया, पर मंथ नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पे ध्यान रखना। सन की भी पर एनम ही दी, दोनों की सेम है मतलब, ठीक है। कंप्यूट द इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर चाइल्ड टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए, बहुत ईजी। फॉर्मेट टाइटल डाल लो, टैक्सेबल इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर चाइल्ड, ये वर्ड लिखना भैया, इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर चाइल्ड। ऑफ माइनर चाइल्ड, ऑफ माइनर चाइल्ड मत करना, लैंग्वेज को इंप्रूव करो भैया, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो। इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए इज, 2 ट्विंस डॉटर है, आप तो अलग अलग कर लो, ये पहली डॉटर, ये दूसरी डॉटर, और ये तीसरा सन। लेकिन उन्होंने यहाँ पे पर एनम बोला है, तो इसमें बता सकते हो सबसे क्वेश्चन में 2 खास वर्ड है, एक तो पर एनम और एक और खास वर्ड। एक और खास वर्ड है सर ये ईच। अगर ये ईच नहीं होता तो ये आंसर चेंज हो जाएगा। अभी मैं ईच के हिसाब से करके बता रहा हूं। पहली डॉटर 2000 रुपए, दूसरी डॉटर भी 2000 रुपए, तीसरा सन 1200 रुपए। लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1032 फॉर्मूला, इनकम ऑफ माइनर और 1500 विच एवर इज लेस इज एग्जम्प्ट। पहले केस में एग्जम्पशन बोलो भैया 2000 और 1500 सर 1500, दूसरे केस में 2000 और 1500 सर 1500, तीसरे केस में सर 1200। टैक्सेबल अमाउंट बताओ जो पेरेंट में क्लब होगा, यहाँ पर 500, यहाँ पर 500 और यहाँ पर नील। तो आंसर क्यों बदलेगा, अगर मैं इन दोनों को 2-2000 अलग ले रहा हूं तो आंसर मेरा 1000 रुपए सही आ रहा है, ये 500 प्लस 500 सही आ रहा है। मैंने अलग से करके देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला फॉर्मेट भी अडॉप्ट कर सकते हो, एक कॉलम पर्टिकुलर का हो जाएगा। लेकिन अगर ये ईच वर्ड हटा दें तो क्या होगा सर, फिर इन दोनों को मिला के 2000 इनकम में ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा, तो क्या चेंज आएगा सर, फिर सिर्फ 500 रुपए टैक्सेबल होगा, ये कॉलम हट जाएगा बीच का फिर, क्योंकि दोनों को मिला के तो 1 + 2 दोनों चाइल्ड को मिला के हम बोल रहे हैं कि 2000 रुपए इनकम है। जैसे ही कौन सा वर्ड हटा, ईच। क्वेश्चन ध्यान से देखना, लोगों ने गलती की थी जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो उन्होंने इस ईच वर्ड पे ध्यान नहीं दिया, बस देखा 2000 रुपए पर एनम है क्योंकि ट्विन डॉटर्स करके लिखा हुआ, तो बच्चे समझे दोनों डॉटर्स का मिला के 2000 है, जबकि हर एक का 2000 है तो टोटल 4000 है, तो हर एक की एग्जाम्शन इंटू 2 कर दी। हर एक बच्चे के लिए एग्जाम्शन ना 1500 रुपए की। आप ऐसा नहीं प्रेजेंट करना चाहो तो ऐसा प्रेजेंट करो, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा।
मैथमेटिक्स आपको आ गया होगा, कुछ खास नहीं, अक्कल अपने को इतनी सी लगानी है कि भैया यहाँ इंटू 2 कर रहे हैं तो 1500 भी इंटू 2 करो। हाँ, अगर इन दोनों की इनकम अलग अलग होती तो क्या इंटू 2 करके एग्जाम्शन देते? जैसे ये इस क्वेश्चन में क्या आप इंटू 2 करके एग्जाम्शन दे पाओगे? नहीं, क्योंकि इनकम ही अलग अलग है। तो मैं 1500 इंटू 2 थोड़ी नहीं करूंगा। यहाँ पे 1500 की एग्जाम्शन है, यहाँ 1200 की एग्जाम्शन है। मैथमेटिक्स है भैया प्योर, कुछ भी मेरे पास समझाने लायक नहीं है। टोटल इनकम यहाँ पे नील है, टोटल इनकम जो क्लब्ड होगी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। आप चाहो तो ऐसा कॉलम बना लो यार, पर्टिकुलर्स के साथ एक ही बार में क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन, कंप्यूट द जीटीआई पूछ रहे हैं आपसे मिस्टर एंड मिसेज ए की इस इंफॉर्मेशन के साथ। सैलरी इनकम का मेन वर्ड कंप्यूटेड है, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी दी जा चुकी है। आपसे कंप्यूट पूछा है और फिर पूछा है ब्रीफ वर्किंग इज सफिशिएंट, डिटेल्ड कंप्यूटेशन अंडर वेरियस हेड्स की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ने ये भी क्लियर करा, इसका मतलब ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। बोलो भैया, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है करीब करीब। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या क्या हो सकता है समझ लेते हैं जरा सा। जीटीआई निकालना है तो मैं एक फॉर्मेट फॉलो कर सकता हूँ, जैसे ये वाला पर्टिकुलर्स मिस्टर ए एंड मिसेज ए, ऐसा भी फॉलो कर सकता हूँ। ऐसा करना हो तो ठीक, अलग अलग निकालना हो तो भी ठीक, इजी। वैसे एक साथ करना है। पहला इनकम फ्रॉम सैलरी लिख दूंगा जो कि मिसेज ए में चली जाएगी 230, तो मैं यहाँ रेड और ग्रीन कर देता हूँ जो मिसेज की, ये मिसेज की इनकम। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, ये मिस्टर ए की इनकम। इनकम ऑफ अ माइनर सन बी फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट। अच्छा, अब ये किस में क्लब होगी? तो भैया इस पॉइंट को रोको, अभी समझते हैं पेरेंट में से किस में जाएगी, क्योंकि बाकी इनकम ग्रेटर निकालनी पड़ेगी ना। इनकम ऑफ अ माइनर डॉटर सी फ्रॉम स्पेशल टैलेंट, तो भैया सी के लिए मैं अलग कलर कर देता हूँ जो सी में ही जाएगा, पिंक कलर। ये खुद के टैलेंट पे आया है तो इसको आपको वर्किंग नोट में समझाना रहेगा। पूरा माइनर चाइल्ड का 64(1) है, पूरा आएगा, पूरा सेक्शन समझाना पड़ेगा हर एक पॉइंट। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक रिसीव्ड बाय सी ऑन डिपॉजिट मेड आउट ऑफ हर स्पेशल टैलेंट। इस 32,000 रुपए की जो इनकम थी उस पर इंटरेस्ट आया 3,000, तो सर इसको भी अभी रोक लो, क्योंकि ये तो उसके टैलेंट से इनकम नहीं आई है। सी की इनकम 32,000 रुपए मान सकता हूं, 3,000 रुपए तो पेरेंट में ही क्लब होंगे, इनकम पे इनकम पेरेंट में जाती है। गिफ्ट रिसीव्ड बाय सी, अच्छा सी को और गिफ्ट आया फ्रॉम फ्रेंड ऑफ मिसेज ए, फ्रॉम फ्रेंड ऑफ मिसेज ए। चलो मिसेज ए के फ्रेंड ने सी को गिफ्ट करा, जैसे मिसेज ए का फ्रेंड आप हो, आपने ये सी को गिफ्ट करा, तो क्या आप रिलेटिव हो? ना। क्या बच्चे के लिए आप रिलेटिव हो? सोचना, अक्कल लगाना, हर बार ये मत बोल देना कि बच्चे की इनकम है तो पेरेंट में क्लब हो जाएगी। अक्कल लगाना, क्या ये रिलेटिव से आया है ना? अगर ये रिलेटिव से आया तो सर सी के लिए अगर ये रिलेटिव से आता तो 56/10 अप्लाई नहीं होता। अभी गिफ्ट का सेक्शन 56/10 अप्लाई हो रहा है तो फिर क्लबिंग होगी। अगर एग्जाम्ड हो जाता तो क्लबिंग भी नहीं होती। तो मालिक ध्यान रखना, ये भी देखते हैं किसमें क्लब करना है। तो बोलो हायर इनकम, बोलो भैया ये 230 मिसेस की, ये मिस्टर ए की, बच्चे की इनकम बच्चे में चलेगी, तो विच एवर इज ग्रेटर एक्सक्लूडिंग ऑल अदर इनकम ऑफ माइनर। तो बोलो ग्रेटर किसकी है? सर मिस्टर ए की। तो ये तीनों अमाउंट कौन कौन से अमाउंट? ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों किस में जुड़ जाएगा? मिस्टर ए की इनकम में जुड़ जाएगा। और आपको पूरा सेक्शन 64(1) समझाना है। इनकम ऑफ दी ऑल द इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ दैट पेरेंट। कौन सा पेरेंट? फादर और मदर में से कौन सा? ध्यान रखना, इंग्लिश प्रॉपर लिखना, इसी के मार्क्स हैं एग्जाम में। क्वेश्चन तो सब करके आ जाते हैं, उससे कुछ नहीं होता है, अक्कल लगानी रहती है वर्किंग नोट में। ऑफ दैट पेरेंट हुज टोटल इनकम, मेन वर्ड एक्सक्लूडिंग द इनकम ऑफ माइनर, इज ग्रेटर। The income of Mr. A is 319, income of Mrs. A is 230. Since the income of Mr. A is greater than Mrs. A, the income of minor child will be clubbed in the hands of Mr. ये सब मन से लिख सकते। अब मेरी खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान से जवाब देना। तुम मुझे बताओ इस लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है? ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को पढ़ो और मुझे समझाओ कि इस लाइन का इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंस है। क्या सिंपल सा एक नोट लिखा उन्होंने, हमने माना, एज्यूम किया कि ये पहला साल है जब इनकम पे क्लबिंग प्रोविजन लगे, माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट में क्लब हुई, उसका ये पहला साल है। बता सकते हो ये नोट क्यों डालना जरूरी है? क्योंकि आपने ऊपर बोल दिया ए में क्लब होगी, मिसेज ए में क्लब नहीं होगी, ये पहला साल है। अगर ऐसा नहीं मानोगे तो क्या होगा? अगर ऐसा नहीं मानता हूं तो भैया उल्टा अजम्पशन, ये सर सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, तो एक लफड़ा है। फिर मुझे क्या मालूम फर्स्ट ईयर में किस में क्लब हुई थी? याद करो हमने पढ़ा था, पहले साल जिसमें क्लब होगी हर साल उसी में क्लब होगी। सेकंड ईयर अगर आपका है तो ये प्रोविजन चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है कि ए की ज्यादा है कि मिसेज ए की ज्यादा है। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये अजम्पशन लेना पड़ेगा कि ये हमारा पहला साल है जब क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप ज्यादा स्मार्ट स्टूडेंट हो आईसीआई के तो आप इस क्वेश्चन की बैंड बजा दोगे। आप लिख दोगे वी एज्यूम दैट
दिस इज द सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर या 10th ईयर ऑफ क्लबिंग, इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन कि फर्स्ट ईयर में ये क्लबिंग किसमें हुई थी, सो आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इट। अरे बाप रे, आईसीआई तुमको घर पे आके हार पहनाएगा। ये जबरदस्त बच्चा भैया, तो इसका ही सीए बनने का हक है, लेकिन मार्क्स काट ले, और अभी अपने को चाहिए मार्क्स। बोलो भैया, तो क्या करें? अगर तुमने बोल दिया कि दिस इज नॉट द फर्स्ट ईयर, तो फिर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है इस क्वेश्चन में कि फर्स्ट ईयर में क्लबिंग किसमें हुई थी, क्योंकि जिसमें पहले साल क्लबिंग होती है उसी पेरेंट में हर साल क्लबिंग होती है, जब तक कि असेसिंग ऑफिसर ऑप्शन चेंज करने का मौका ना दे। तो समझ में आया? ये जो 3 लाइन आपने पढ़ी थी इसका इंपॉर्टेंस, ये जो 3 लाइन हमने यहाँ पढ़ी थी उसका इंपॉर्टेंस, ये वाला, ये मैंने लिख रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। Once clubbing is done with one parent, it will continue to be clubbed in the hands of that parent only unless the assessing officer, after giving an opportunity of being heard, जरूरी समझे तो दूसरे पेरेंट में करेगा। तो भैया इस नोट का इंपॉर्टेंस ये है कि अब मुझे एज्यूम करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में कि ये पहला साल है क्लबिंग का। अगर ये एज्यूम ही नहीं करोगे तो इस नोट के तहत आपको उस पेरेंट में क्लब करना है जिसमें पहले साल क्लब हुई थी और क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। तो हर बार जब भी माइनर का क्वेश्चन करो और क्लबिंग करो पेरेंट में, ये लिख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको एग्जाम में लिखना है, इसके मार्क्स हैं। इससे ये भी प्रूव होता है कि आपने नॉलेज गेन किया, आपने इनकम टैक्स ढंग से पढ़ा, आपने वो लाइन ध्यान से पढ़ी जिसमें लिखा था कि एक बार जिस पेरेंट में ऐड होगी हर साल उसी पेरेंट में ऐड होगी। जब आप ये नोट डालते तो चेकर समझता है कि अच्छा इस बच्चे ने पढ़ा था। ये है इस नोट का इंपॉर्टेंस। वरना अगर मैं ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा और मैंने लिख दिया वी एज्यूम दिस इज द सेकंड ईयर, we are not able to find कि फर्स्ट ईयर में क्लबिंग किसमें हुई थी, so I am not in a position to give the answer, hence this question is with half information or with incomplete information, please check the question। चेकर वहीं बेहोश हो जाएगा, उसका टेक आ जाएगा कि हाँ कितनी अक्ल है बच्चे में। ज्यादा ऐसा अपने को नहीं करना, अपने को पूरे 5 नंबर चाहिए, ये जुगाड़ मत करना। ये पहला वर्किंग नोट है। दूसरी का पार्ट सेकंड वर्किंग नोट कि जब कोई एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ हीज या हर स्किल टैलेंट या स्पेशलाइज्ड नॉलेज से इनकम अराइज हुई है, इट शैल नॉट बी क्लब्ड। इसलिए माइनर इनकम सी की क्लबिंग नहीं होगी। ये दूसरा वर्किंग नोट। तीसरा वर्किंग नोट, उसी इनकम पे आने वाली बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट की इनकम क्लब होगी इवन when deposit is made out of the income arising from the special talent। तो इनकम पे इनकम क्लब होती है। तो फाइनली इनकम बोलो, मिसेज ए की इनकम तो 2 तीसरी रह जाएगी, मिस्टर ए की इनकम में ये सब जोड़ देना। लेकिन एक गलती की हमने एग्जम्पशन नहीं दी। इनकम तो जोड़ने की बात कर दी मैंने, देखो ये 3 पॉइंट काट दिए मैंने, लेकिन मैं भूल गया कि एग्जम्पशन भी तो देनी है। तो मालिक भूलना मत। 2 बच्चे 3 बच्चे सर, बी है और सी है, और सी की 2 इनकम क्लब हो रही है, तो 2 बार दोगे एग्जम्पशन ना, पर चाइल्ड एक ही बार एग्जम्पशन देगी। जोड़ो, बी के 15,000 में से 1500 रुपए घटा दो तो 15,000 या 1500 विच एवर इज लेस। तो सर 1500 लेस है, 13,500 टैक्सेबल होंगे। स्पेशल टैलेंट क्लबिंग नहीं हुआ, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक क्लब होगा। बोलो भैया, गिफ्ट रिसीव 2,500 रुपए रिसीव हुए, किससे रिसीव हुए? नॉन रिलेटिव से। सर टैक्सेबल होने चाहिए थे, ऐसा भी तो आपने बोला था, लेकिन हम एक बात फिर भूल गए। बच्चा पूछता है सर इंटरलिंकिंग कहाँ होती है इनकम टैक्स में? ये यहाँ होती है। 12 बज गई, हमने अमाउंट पे ध्यान नहीं दिया, हमने बोला ये सिर्फ नॉन रिलेटिव से मिला, मिसेज एक ही फ्रेंड से, नॉन रिलेटिव से मिला, तो ये टैक्सेबल होना चाहिए, लेकिन अमाउंट 2,500 रुपए ही था, जो कि याद करो कैश की लिमिट से कम है। 2,500 रुपए 50,000 रुपए से कम है तो मालिक क्लबिंग नहीं हो पाएगी, नील। तो क्या लिखा है 56 to 10 में एग्रीगेट लिमिट 50,000 से नीचे है तो टैक्सेबल कुछ भी नहीं होता, भले ही वो किससे आए, नॉन रिलेटिव से। तो इंपॉर्टेंट है, जरा जरा से पॉइंट पे मिस्टेक होती है अपने से। धुन धुन में अपनी बत्ती ये तो जल जाती है, गिफ्ट आया 56 to 10 लगेगा क्योंकि ये नॉन रिलेटिव से आया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अमाउंट 2,500 रुपए ही। अमाउंट 2,500 रुपए है, मतलब 50,000 से नीचे है। देख लो, ये छोटी छोटी सी बातें हैं। जब हम एग्जाम में या तो छोड़ दें, जब हम घर पे भी क्वेश्चन करते हैं तो हमसे अगर नहीं बनता तो हम क्या, हाँ ठीक है, हाँ हाँ सही है, सही है, सही है, ये ऐसे ही करना था, और हम उसके कंसेप्ट को अपने दिमाग में, आत्मा में, मन में, शरीर में नहीं उतारते, फिर एग्जाम में सेम गलती रिपीट होती। तो मालिक 2,500 रुपए का गिफ्ट था विच इज लेस देन द एग्रीगेट लिमिट ऑफ 50,000। 50,000 से ऊपर अगर कैश जाता है या गिफ्ट जाता है एग्रीगेटली तो टैक्सेबल होता है। हमने बोला था 50,000 1 रुपए मिले तो टैक्सेबल, इससे नीचे मिले तो टैक्सेबल नहीं, तो यहां नील आएगा। तो फाइनली 3,000 रुपए की इनकम पे फॉर्मूला लगाओ, इनकम और 1500 विच एवर इज लेस। 1500 रुपए एग्जाम, 1500 रुपए टैक्सेबल, 4,05,000 जीटीआई। फॉर्मेट पर ध्यान देना, मिस्टर ए के लिए हमने फॉर्मेट बनाया, मिसेज ए के लिए नहीं बनाया, क्योंकि उसका आंसर वही सेम चल रहा है। ध्यान रखिएगा भैया। आखिरी 1-2 कंसेप्ट जो बचे उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करता हूं। ध्यान रखिएगा अपना, थैंक यू, और इसको तेजी से सुन लेना।